रात का सन्नाटा था। कमरे में बस कंप्यूटर की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। किम वुजिन, एक गेम डेवलपर, कई हफ्तों से एक बग से जूझ रहा था और आज आखिरकार उसने उसे ठीक कर दिया। वो जिस गेम पर काम कर रहा था उसमें एक कैरेक्टर था, डेकोलैन वॉन ग्राहन-यूकेन, एक इंटरमीडिएट बॉस, यानी वो विलन जिसे हर रूट में मरना ही पड़ता है चाहे प्लेयर कुछ भी करे। वुजिन घंटों से लगातार टेस्टिंग कर रहा था, कोड बदल रहा था, ग्लिचेस मिटा रहा था। चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक सुकून आखिरकार खत्म हुआ। तभी दरवाजा खुलता है। अंदर आती है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जो उसी डेवलपमेंट टीम की टीम लीडर भी है। वो दोनों कभी साथ थे, लेकिन अब बस पुरानी यादें बाकी थी। वो मेहनती थी, एम्बिशियस, और वुजिन वो बस एक आलसी लड़का जो काम को हमेशा कल पर टाल देता था। वो उसे बदलने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिर में हार मान गई। 6 महीने बाद उसे खबर मिली उसके पास अब कोई और है। लेकिन आज वो बस कैजुअली अंदर आई, स्क्रीन पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है डेकोलैन का डिजाइन तुम्हारे ऊपर ही बनाया गया है। वुजिन चौंक गया। वो हंसकर बोली, देखो ना, उसकी पर्सनैलिटी, एरोगेंस सब तुमसे मैच करती है। और फिर अचानक बाहर खड़े अपने नए बॉयफ्रेंड की ओर देखते हुए बोली, मुझे जाना होगा। वो चली गई और कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई। रात के 2 बजे वुजिन फिर से कोड पर झुक गया। वो बार बार डेकोलैन को टेस्ट कर रहा था, हर एनिमेशन, हर डायलॉग चेक कर रहा था। पर उसके मन में एक बात खटक रही थी, क्यों ये विलेन मेरी तरह है? डेकोलैन बचपन में जिसे मैजिकल जीनियस कहा गया, लेकिन असल में वो औसत से भी नीचे था। उसका घमंड, उसकी नोबल फैमिली की ईगो, उसने उसे इतना बिगाड़ दिया कि लोग उसे इंसान कहना भी पसंद नहीं करते। वो एक ट्विस्टेड कैरेक्टर था जिसे हर कोई नफरत करता था, और शायद इसी वजह से वुजिन ने उसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का सोचा। उसने डेकोलैन को दिया एक नया एट्रीब्यूट, कॉम्प्रिहेंशन, फिर अपनी पसंद के कुछ ट्रेट्स जोड़ दिए, वेल्थ, माइटेस्ट, टच, शार्प आई साइट और आयरन विल। लेकिन कुछ देर बाद एहसास हुआ, मैंने शायद जरूरत से ज्यादा दे दिया। वो जल्दी से कोड रिवर्ट करने लगा ताकि कोई नया बग ना निकल आए। तभी फोन पर एक मैसेज आया, लुक आउटसाइड। वुजिन ने खिड़की खोली और उसकी आंखें फैल गईं। आसमान में एक विशाल होल खुला हुआ था, जैसे हकीकत फट गई। अगले ही पल बिजली की एक चमक उसके ऊपर गिरी और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया वो किसी अजनबी जगह पर था, लेकिन नहीं, ये जगह अजनबी नहीं थी। वो तो उसी गेम की वर्ल्ड थी जो उसने खुद बनाई थी। कुछ दिन बीत चुके थे, अब वो जी रहा था डेकोलैन वॉन ग्राहन-यूकेन की जिंदगी। वो विलन जिसकी मौत तय थी। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुलता है। अंदर आती है डेकोलैन की सिस्टर, चेहरे पर गुस्सा। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर होकर कमरे में पड़े हो किसी औरत के पीछे। वो ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स उसकी मेज पर पटकती और बिना पीछे देखे बोलती, अगर फिर से हमारे घर का नाम बदनाम किया तो मैं तुम्हारे लिए खड़ी नहीं होंगी। वो चली जाती है और कमरे में बस डेकोलैन, यानी वो जिनकी भारी सांसें गूंजती हैं। पहले उसे लगा ये कोई सपना है, कोई अजीब हेलुसिनेशन, लेकिन दिन गुजरते गए और हर चीज इतनी रियल महसूस होने लगी कि इनकार करना मुश्किल था। वो मर चुका था, शायद बिजली की उस चोट से, और अब वो जी रहा था उसी विलन की जिंदगी जिसे उसने खुद अपनी उंगलियों से बनाया था। डेकोलैन वॉन ग्राहन-यूकेन, वो मिडिल बॉस जो हर रूट में मरता है, हर प्लेयर के लिए अल्टीमेट एनिमी, हर दर्द की जड़। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मैं कहानी के किस हिस्से में हूं? उसे बस इतना पता था कि उसके पास अभी कितना माना है, पर ये नहीं कि वो कितनी जल्दी खत्म होगा। वो खुद हंस पड़ा, मजाक नहीं है, हम सब ने इस गेम को 1000 बार टेस्ट किया था और डेकोलैन बस एक बार जिंदा बचा था, क्योंकि उसे बनाया ही गया था मरने के लिए। एक विलन जो बस एक पर्पस पूरा करके कहानी से मिट जाता है। वो दस्तावेज खोलता है, ऊपर नाम लिखा है, यारियल वॉन ग्राहन-यूकेन, डेकोलैन की हाफ सिस्टर और अभी की हेड ऑफ हाउस यूकेन। लेकिन भाई बहन का रिश्ता कभी था ही नहीं। उनके बीच बस ठंडापन, गुस्सा और नफरत थी। अगले पन्ने पर एक और नाम उभरता है, जूली, उसकी फियांसे। लेकिन जब यारियल ने जूली का जिक्र किया था, उसके लहजे में कुछ था, जैसे कुछ बहुत गड़बड़ हो चुकी हो। वुजिन धीरे से सांस छोड़ता है। तो ये वही सीन है जहां सब कुछ बिखरने लगता है। वो ध्यान से दस्तावेज पढ़ता है, एक कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिखा है, प्रोफेसर डेकोलैन, इम्पार्टियल यूनिवर्सिटी, जिम्मेदार फॉर टीचिंग बेसिक मैजिक एंड माना माइंडसेट। वो हंसता है थकान भरी मुस्कान के साथ। तो अब मुझे लेक्चर देना, चाहे उसे पढ़ाने का जरा भी अनुभव ना हो, और ये मौका उसे बाहर निकलने और इस दुनिया की हकीकत समझने का रास्ता देता है। तभी हवा में एक हल्की चमक उठती है, एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने प्रकट होती है। चमकते शब्दों में लिखा है, प्राइमरी गोल, बनी जरूरी गेम के लिए, साइड क्वेस्ट, डिलीवर योर लेक्चर, रिवॉर्ड 0.5 स्टोर करेंसी। वुजिन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसे याद आता है कई रूट्स में डेकोलैन की मौत यारियल की वजह से होती थी। अगर जिंदा रहना है तो मिशन पूरा करना ही होगा। वो खड़ा होता है, लंबी सांस लेता है और तय करता है, पहला लेक्चर शुरू करते हैं। वो सोचता है कि उसे किस टॉपिक पर बोलना है, और फिर मुस्कुरा देता है, समझने की क्षमता है मेरे पास, जो भी चाहिए समझ आ ही जाएगा, बस थोड़ी सी माना चाहिए उसे एक्टिवेट करने के लिए। वो कपड़े बदलता है और जैसे ही आईने में खुद को देखता है वो चौंक जाता है। ये दुनिया, ये कमरा, ये कपड़े, सब कुछ अजनबी होते हुए भी इतना परिचित क्यों लग रहा है? शायद ये डेकोलैन के एट्रीब्यूट्स हैं, इंटिमिडेशन, डिग्निटी और एस्थेटिक सेंस। मानो ये शरीर खुद उसे सिखा रहा हो कैसे चलना है, कैसे बोलना है। अब किम वुजिन की जगह एक असली नोबल खड़ा था, सीधा सधी चाल में, मानो उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजारी हो। वो अपनी लग्जरियस कार की ओर बढ़ता है। दरवाजा खोलते ही उसे एहसास होता है, जिंदगी में पहली बार मैं ऐसी कार में बैठ रहा हूँ। फिर उसे याद आता है उसकी एक्स का नया बॉयफ्रेंड भी ऐसी ही गाड़ी चलाता था, बस दिखावे के लिए। वो हल्का सा मुस्कुराता है, आयरनी उसकी आंखों में झलकती है। तभी सामने वाली सीट पर एक यंग बॉय बैठा दिखता है। जैसे ही वो उसे देखता है, लड़का घबरा कर बोलता है, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर।
वो जल्दी से कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ाता है। वो जुइन उसे गौर से देखता है। तुम कौन हो? लड़का थोड़ा घबरा जाता है। प्रोफेसर, मैं आपका असिस्टेंट हूँ, 3 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ। वो जिन हल्के से सिर हिलाता है, डॉक्यूमेंट्स पलटता है, सोचता है कि शायद इसमें लेक्चर मटेरियल होगा, लेकिन पढ़कर उसे एहसास होता है ये तो बस एक स्क्रिप्ट है, हर चीज पहले से था। उसमें लेक्चर के लिए जरूरत की हर एक जानकारी थी, जरा सी भी कमी नहीं। लेकिन उसे इससे कोई हैरानी नहीं हुई। वुजुन ने सामने बैठे उस लड़के की तरफ देखा और एक पल के लिए खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि सच कहें तो डेकुलिन जैसा आदमी, इतना घमंडी, इतना बेकार, वो तो अपने लिए कागज तक तैयार नहीं कर सकता था। मतलब साफ था, सारा काम इस लड़के ने किया था। वुजुन ने थोड़ी देर तक उसे देखा, फिर धीरे से कहा, गुड जॉब। बस वो एक शब्द, और लड़का वहीं सन्न। उसके चेहरे पर ऐसा भाव जैसे किसी ने अचानक उसकी तारीफ कर दी हो, वो भी उस आदमी से जो कभी किसी की तारीफ नहीं करता। यहाँ तक कि ड्राइवर तक के चेहरे पर हैरानी थी, मानो पहली बार अपने मास्टर को कुछ अच्छा बोलते सुना। लेकिन तभी वुजुन के अंदर एक अजीब झटका सा महसूस हुआ, जैसे शरीर ने खुद इस तारीफ को रिजेक्ट कर दिया। उसे सच में उलझन सी हुई, सिर भारी, सांस गहरी, जैसे कुछ उसके अंदर से उसे धक्का दे रहा। क्या ये शरीर की अपनी प्रतिक्रिया है, उसने खुद से सोचा, या फिर ये डेकुलिन की आत्मा है जो मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। वो वही अजीब सी घुटन थी जो उसने उस मैनर से निकलते वक्त महसूस की, जैसे ये शरीर उसकी नहीं, कोई उसे धीरे धीरे निगल रहा। थोड़ी देर बाद गाड़ी आखिर रुकती है इंपीरियल यूनिवर्सिटी के सामने। जगह जीवंत थी, हर तरफ स्टूडेंट्स की चहल पहल, जादू और ज्ञान की खुशबू हवा में बसी थी। अब उसका अगला काम था रोटेटो हॉल को ढूंढना, वो जगह है जो दस्तावेजों में लिखी थी। कुछ ही देर में वो वहां पहुंचता है जहां सारे स्टूडेंट पहले से अपनी जगह ले चुके हैं। और हैरानी की बात ये, सब लोग प्रोफेसर डेकुलिन की क्लास अटेंड करने को बेताब थे, क्योंकि अफवाह थी कि डेकुलिन एक मास्टर स्पेल इंटरप्रेटर है, वो जिसे कभी चाइल्ड प्रोडिजी कहा गया था। जब वो अंदर आता है, पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। वो अपनी यूजुअल ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, माय नेम इज ड्वेन फॉन ग्राहन नुक्लिन, और आज से मैं इंपीरियल यूनिवर्सिटी के मैजिक टावर का हेड प्रोफेसर हूँ। औपचारिकताओं के बाद लेक्चर शुरू होता है। कई फीमेल स्टूडेंट्स उसकी शख्सियत से मंत्रमुग्ध थी, लेकिन एक लड़की थी जिसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसके लिए डेकुलिन कोई जीनियस नहीं, बस एक घटिया इंसान था। उसकी आंखों के पीछे छिपी कहानी 3 साल पुरानी थी। उसके पिता ने सालों तक स्पेल इंटरप्रिटेशन पर रिसर्च की थी। वो अपने जीवन का हर पल उसी काम में झोंक चुके थे, लेकिन फिर किसी ने उनका थीसिस चुरा लिया। वो टूट गए और आखिर में अपनी जान ले ली। जिस इंसान ने उनके पिता से उनकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीनी, वो और कोई नहीं, डेकुलिन था। उस दिन के बाद लड़की ने सब कुछ खो दिया, घर, जमीन, परिवार, और बची बस एक कसम, बदले की। उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने की ठानी। वो इंपीरियल यूनिवर्सिटी तक पहुंची जहां डेकुलिन खुद प्रोफेसर था। बाकी सब छात्र उसके चाम में खोए थे, और वो जानती थी उस आदमी की सारी स्किल्स चोरी की थी, हर अचीवमेंट उसके पिता की थी, और वो सच सबके सामने लाना चाहती थी। लेकिन वो उतावली नहीं थी, उसने खुद को संभाला, क्योंकि इस शिकार को गिराने के लिए उसे धैर्य और समझदारी से खेलना था। वहीं दूसरी ओर डेकुलिन एक बार फिर अपनी आवाज ऊंची करता है, मैं मैजिक टावर का हेड प्रोफेसर हूँ और एक मोनार्क मेज जो एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है। सारे छात्र मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। वो जादू के मूल सिद्धांत समझाने लगता है। मैजिक के 3 मुख्य एट्रीब्यूट्स होते हैं और 9 प्रकार। एट्रीब्यूट्स जादू की जड़ है, और एलिमेंट्स वो जो हर चीज की बनावट तय करते हैं। वो 9 प्रकार हैं, समनिंग, स्पिरिट्स, डिस्ट्रक्शन, सपोर्ट, एन्चांटमेंट, मैनिपुलेशन, डक्टिलिटी, बिविचमेंट, और आखिर में हार्मोनी। वुजुन पढ़ाता गया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ ये काम तो उसने सोचा था उससे कहीं आसान है। ये उसकी जिंदगी की पहली क्लास थी। वो खुद मैजिक थ्योरी नहीं जानता था, फिर भी जैसे जैसे वो स्क्रिप्ट पढ़ता गया हर बात समझ आने लगी। और आश्चर्य ये था कि डेकुलिन की प्रेजेंस, उसका बोलने का तरीका इतना आकर्षक था कि हर स्टूडेंट उसकी बातों में खोता जा रहा था। यहाँ तक कि उसकी एलिटिस्ट बॉडी लैंग्वेज, नजरों का कांटेक्ट, सिर ऊंचा रखना, सब कुछ स्वाभाविक लग रहा था। शायद इस वक्त का डेकुलिन सच में एक बोर्न टीचर था। क्लास का माहौल अब थोड़ा और गहराता है। प्रोफेसर डेकुलिन अपनी काल्म, कॉन्फिडेंट आवाज में समझा रहा था, माना का इस्तेमाल इस बात पर निर्भर करता है कि वो शरीर में कहाँ स्टोर की गई है। उसकी आवाज स्टेडी थी और हर शब्द के साथ एक रिदम, एक वजन था। वो आगे कहता है, अधिकतर मेजीज अपना माना सिर में रखते हैं क्योंकि वहीं से स्पेल्स की कल्पना सबसे आसान होती है। नाइट्स अपना माना दिल में रखते हैं ताकि वो उसे अपने ब्लड वेसल्स के जरिए बाहर निकाल सकें। और जो सबसे रेयर तरीका है इनर कोर, जहां इंटरनल और एक्सटर्नल माना आपस में मिलते हैं, यही तरीका सबसे प्रभावशाली माना जाता है। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ जोड़ता है, कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर टैलेंट नहीं है तो बेहतर है कि एक रास्ता चुनो और बस उसी पर ध्यान दो। वो कहते हुए खुद अपने मन में सोचता है, फनी, डेकुलिन खुद भी इतना टैलेंटेड नहीं था। उसके करंट माना पॉइंट्स सिर्फ 3500 थे। वो मन ही मन हंस देता है, और ये आदमी दूसरों को पढ़ा रहा है कि मैजिक कैसे कंट्रोल करें, जबकि खुद को सुधारने की सबसे जरूरत इसी को। तुलना के लिए एक टॉप मेज का माना करीब 30,000 तक पहुंचता है। तो हाँ, आयरनी यहाँ साफ थी, लेक्चर अपने अंत की तरफ था, लेकिन एक लाइन, वो लाइन थी जो वुजुन के गले में अटक गई। स्क्रिप्ट में साफ लिखा था, क्या किसी को कोई सवाल पूछना है? वो एक पल के लिए रुकता है। अगर ये असली डेकुलिन होता तो शायद ये लाइन कभी नहीं बोलता, लेकिन फिर भी उसने हल्की झिझक के साथ वो सवाल कह दिया। क्लास में सन्नाटा, सब इतने एनग्रोस्ड थे कि किसी के पास कोई सवाल नहीं था। वुजुन ने राहत की सांस, गुड, बच गया। लेकिन तभी एक कुर्सी खिसकने की आवाज आई। वो लड़की, वही जो उसके खिलाफ थी, खड़ी हो गई। उसकी नजरें तेज थी। वो बोली, प्रोफेसर, कल रात डॉर्मेट्री में एक अजीब स्पेल मिला था। सब मानते हैं कि वो किसी डेविल का काम है। मैं जानना चाहती हूँ
आप क्या सोचते हैं? डेकुलीन उसकी तरफ देखता है और फिर शांत लहजे में कहता है, पहले अपना नाम और एफिलिएशन बताइए। क्लास में सवाल पूछने का भी एक एटिकेट होता है। फिर वो मुड़कर जाने लगता है, न कि उसे कोई शिष्टाचार की परवाह थी, बल्कि इसलिए कि वो सच में जवाब देने की स्थिति में नहीं था। उसका माना डेंजरसली लो था। 3375 में से अब सिर्फ 2000 बचे थे। सिर्फ स्क्रिप्ट समझने में ही 300 माना उड़ चुके थे, और अब अगर उसे कोई नया स्पेल एनालाइज करना पड़े तो पता नहीं कितनी एनर्जी जाएगी। पीछे से बाकी छात्र हल्के से हंसते हैं। उन्हें लगता है वो लड़की बस प्रोफेसर का ध्यान खींचना चाहती थी और उल्टा खुद मजाक बन गई। वो शर्म से कांप उठती है पर हार नहीं मानती। वो कहती है, मैजिक टावर ने उस स्पेल को एनालाइज करने से मना कर दिया है। वो सोचते हैं कि ये बस अफवाह है, लेकिन अगर प्रोफेसर डेकुलेन खुद देखें तो शायद पता चल सके कि ये किस तरह का जादू है। वो अपना खुद का स्पेल कॉन्जर करती है। नीली रोशनी उसके हाथों से घूमती हुई हवा में जाती है। वो कहती है, प्लीज इंटरप्रेट दिस प्रोफेसर। डेकुलेन के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। वो एक लंबी सांस लेता है और स्पेल को ऑब्जर्व करता है। बस उसे एनालाइज करने में ही लगभग 1700 माना खत्म हो जाते हैं। लड़की आगे कहती है, डॉर्मेट्री में कई डेब्यूटेंट्स इसे एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा आप शायद देख लें। डेकुलीन बिना देर के बोलता है, इट्स बैरियर मैजिक। उसकी बात सुनकर लड़की वहीं जम जाती। वो आगे समझाता है, बिविचमेंट टाइप बैरियर स्पेल, यानी जो भी इसे कास्ट करता है उसका मकसद डॉर्मेटोरी में मौजूद सबको ट्रैप करना। क्लास एक पल को चुप हो जाती है। फिर वो उसी अथॉरिटी के साथ कहता है, अब तुम जा सकती हो और इस विषय को आगे मत बढ़ाना। साइड क्वेस्ट पूरा होते ही डेकुलाइन को अपनी रिवॉर्ड करेंसी मिलती है। सीन बदलता है। अब हम यूनिवर्सिटी के मैजिक टावर कैफेटेरिया में हैं। वही लड़की एफिरिन अकेली बैठी है, खाना खा रही है, पर चेहरे पर बस एक चीज, ह्यूमिलिएशन। उसने वो सवाल सिर्फ इसलिए पूछा था ताकि सबके सामने डेकुलीन की झूठी स्किल उजागर हो सके, लेकिन हुआ उल्टा। वो खुद मजाक बन गई। उसके मन में अब भी गुस्सा था। वो आदमी झूठा है, उसने बस कुछ भी बोल दिया, क्योंकि वो जानती थी बिविचमेंट मैजिक कोई साधारण स्पेल नहीं होता। हर फॉर्मूला के लिए डजन्स ऑफ पैरामीटर चाहिए होते हैं। एफिरीन का चेहरा अब भी उसी ह्यूमिलिएशन से जल रहा था। उसके दिमाग में बस एक बात गूंज रही थी, बिविचमेंट मैजिक विदाउट पैरामीटर्स असंभव है। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि डेकुलीन ने बस एक नजर में वो स्पेल पहचान लिया। जो सर्कल उसने क्लास में दिखाया था वो दरअसल उसी अनजान मैजिक सर्कल की एग्जैक्ट कॉपी थी जो कल रात डॉर्मेट्री के दरवाजे पर बना मिला था। सब लोग पहले तो उस स्पेल को देखकर हैरान रह गए थे, पर जल्द ही वो नया रिसर्च मटेरियल बन गया जिसे एकेडमी के स्टूडेंट्स एनालाइज करने लगे। एफिरीन तो शुरू से जानती थी वो झूठ बोल रहा है। वो पूरी तरह कन्विंस थी कि डेकुलीन ने बस ब्लफ मारा था। लेकिन तभी उसकी दोस्त हड़बड़ाई हुई उसके पास आती है। इफेरीन, तुमने सुना? वो स्पेल सच में बैरियर मैजिक निकला। वो सांस फुलाते हुए कहती है, हम सबने मिलकर एनालाइज किया और रिजल्ट वही आया जो प्रोफेसर डेकुलीन ने कहा था। एफरीन वहीं रुक जाती है। उसका चेहरा सख्त पड़ जाता है। नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो बुदबुदाती है, वो आदमी कुछ नहीं जानता, उसने बस गैस मारा होगा। उसकी दोस्त उत्साह में बोले जा रही, प्रोफेसर सच में कमाल है, कोई और इतना जल्दी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता था। सच कहूं, शुक्रिया तुम्हारा, तुमने ही हिम्मत दिखाई सवाल पूछने की। वो मुस्कुराती है और चली जाती है और एफिरीन वहीं रह जाती है, डिसबिलीफ में डूबी हुई। उसके अंदर गुस्सा उबलने लगता है। वो मेज पर मुट्ठी मारती है। अब तो और भी बुरा हो गया। अब सबको लगता है कि वो कोई जीनियस है। वो फौरन अपनी किताबें खोलती है। प्रोफेसर डेकुलेन के अचीवमेंट्स पर लिखा हर डॉक्यूमेंट, हर रिकॉर्ड वो सब पढ़ डालती है। हर पन्ने पर उसकी आंखें और तेज होती जाती हैं। उसके मन में एक ही सोच थी, अगर दुश्मन को हराना है तो पहले उसे जानो। वो खुद से कहती है, अगर रोज उस आदमी का चेहरा देखना पड़े तो ठीक, लेकिन मैं उसे गिराऊंगी, सबके सामने उसका सच उजागर कर दूंगी। सीन धीरे धीरे बदलता है। अब हम डेकुलीन के साथ हैं जो कॉरिडोर से गुजर रहा है। चेहरे पर हल्की थकान है और आंखों में बेचैनी। उसके अंदर अब भी वही सवाल घूम रहा है, क्या मैं सच में उस स्पेल को समझ गया था? असलियत ये थी, जैसे ही उसने उस मैजिक सर्कल पर नजर डाली उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल अपने आप एक्टिवेट हो गई थी। वो इंट्रिकेट लाइनों वाला सर्कल, वो जटिल संरचना सिर्फ उसे देखने भर से उसकी आखिरी माना की बूंद तक खत्म हो गई। और सबसे डरावनी बात, इतनी माना खर्च करने के बावजूद वो स्पेल क्या था ये वो समझ ही नहीं पाया। अगर उसके पास अभी की माना से दोगुनी भी होती तब भी शायद वो कुछ न समझ पाता। लेकिन फिर भी आज का दिन उसके पक्ष में गया था। क्लास खत्म हुई, सवाल का जवाब निकल आया, रेपुटेशन बच गई, तो फिलहाल वो बस राहत की सांस लेता है। पर तभी उसके रास्ते में कोई खड़ा हो जाता है। सफेद नाइट आर्मर में एक महिला, सफेद बाल, हल्की ग्रे आंखें। वो दृश्य देखकर डेकुलीन की सांस अटक जाती है। वो उसे पहचानता है क्योंकि इस गेम की डेवलपमेंट के दौरान उसने उसे कई बार देखा था। जूली वोंडा फ्रिगन, वो उसकी फेनस है और आगे चलकर नाइटहुड की प्रतीक बनेगी। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, काफी वक्त हो गया तुम्हें, कैसे हो? डेकुलीन हल्की हंसी में कहता है, ठीक। पर जूली के चेहरे पर शक साफ था। वो गंभीर लहजे में पूछती है, ठीक? एक हफ्ता पहले जो वादा किया था उसे तोड़ने के बाद भी तुम कहते हो कि सब ठीक है? वो जो अंदर ही अंदर घबरा जाता है। वादा? कौन सा वादा? उसे तो कुछ याद ही नहीं। वो ज्यादा झंझट नहीं चाहता था तो कैजुअली कहता है, मुझे याद नहीं, शायद बुखार की वजह से भूल गया। वो आगे बढ़ने लगता है पर जूली रास्ता रोक लेती है। उसकी आंखें दृढ़ हैं, इस बार नहीं भागने दूंगी। डेकुलीन उसकी सीरियसनेस देखता है, फिर धीरे से बोलता है, ठीक है, रिमाइंड करो कौन सा वादा? और तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एक हफ्ता पहले जूली ने उससे कहा था, अगर तुम अपने झूठ और अहंकार को सबके सामने मान लोगे, अगर सच्चे बन जाओगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे दुनिया टूट जाए। वो पल सच्चा था। जूली की आंखों में सच्चाई थी, भरोसा था। वापस वर्तमान में जूली की आंखें नम है। वो धीमे से कहती है, शायद मैंने भरोसा गलत इंसान पर किया। वो एक तरफ हट जाती है रास्ता खोलते हुए और डेकुलीना बिना पीछे देखे बस चला जाता है। ना कोई माफी, ना कोई एक्सप्लेनेशन। जैसे ही डेकुलेन वहां से चला गया, जूली के अंदर सब कुछ उबल रहा था। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर सब साफ दिख रहा था। ये रिश्ता सच्चे प्यार का नहीं था, बस एक सौदे जैसा था। दोनों घरानों,
यूक्लाइंस और फ्रैगेंस दोनों अपने अपने असर को बढ़ाना चाहते थे। एक तरफ था डिकुलेन, जिसे सब जीनियस मैच कहते थे, और दूसरी तरफ जूली, एक बेहतरीन नाइट जिसकी ईमानदारी और ताकत पूरे साम्राज्य में मशहूर थी। इन दोनों का मिलन मतलब था दो ताकतवर खून की एकता, और इसी वजह से किसी ने इस शादी पर ऐतराज तक नहीं किया। लेकिन फिर धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। डिकुलेन के टैलेंट की चमक फीकी पड़ने लगी। जिस लड़के को दुनिया मैजिक का जीनियस मानती थी, असल में वो बस एक झूठ जी रहा था। समाचारों में छपा था, मैजिक टावर का सबसे कम उम्र का प्रोफेसर अब पतन की ओर, उसके बाद उसकी उपलब्धियां रुक गईं। कभी कुछ नया नहीं दिखाया उसने। दोनों परिवारों ने सब छिपाने की कोशिश की। उन्हें डर था कि अगर बात बाहर गई तो उनकी इज्जत, उनका नाम सब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जूली, वो इस झूठ को माफ नहीं कर सकी। उसने प्यार नहीं मांगा था, बस सच्चाई चाहिए थी, एक नाइट की तरह। कभी डेकुलेन ने वादा किया था वो हमेशा सच्चा रहेगा, लेकिन अब जूली को यकीन था वो वादा भी बस एक और झूठ था। दृश्य बदलता है। इंपीरियल यूनिवर्सिटी की ओर। ये जगह गेम की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी थी और उसका मैजिक डिपार्टमेंट पूरे साम्राज्य में सबसे श्रेष्ठ। अगर इसे असली दुनिया से तुलना करें तो ये कुछ ऐसा था जैसे कोरियन यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल और मैजिक टावर नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। वो जुन यानी डेकुलेन चारों ओर देख रहा था। वो जगह सच में खूबसूरत थी। लॉन, बगीचे, इमारतें, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने अपनी डेवलपमेंट टीम के साथ बनाया था। बस एक अफसोस था, काश वो किसी और के शरीर में होता, इस झूठे प्रोफेसर के नहीं। उसी वक्त उसे एहसास होता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पलट कर देखता है और टकरा जाता है किसी से। कागज जमीन पर बिखर जाते हैं। वो चौंक जाता है। पहले उसे लगता है शायद कोई हमला हुआ है, लेकिन फिर समझ आता है वो उसका असिस्टेंट एलन है। एलन घबराते हुए सारे पेपर समेटता है और कहता है, सर, ये आज के स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट्स की लिस्ट है। मैजिक टावर दरअसल एक तरह की रिसर्च फैसिलिटी थी जहां हर प्रोफेसर अपने चुने हुए छात्रों को स्पॉन्सर करता है। जो जादूगर सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखाता है उसे रिसोर्स और फंडिंग दी जाती है। डेकुलेन एक एक फाइल पलटने लगता है और तभी एक नाम उसकी नजर को रोक देता है। वो नाम सुनहरे रंग में चमक रहा है। वो समझ जाता है ये उसकी एट्रीब्यूट की वजह से है, वेल्थी मैग्नेट, एक ऐसा गुण जो उसे बताता है कौन उसके लिए धन और सफलता लाएगा। इसके साथ है उसका दूसरा गुण, शार्प आइजेट, जो उसे लोगों की शक्ति, गुण और ऊर्जा साफ दिखा देता है। दोनों के मिल जाने से वो साफ साफ देख सकता है कौन व्यक्ति उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। और उसी सुनहरी लिस्ट में एक नाम था जो बाकी सबसे ज्यादा चमक रहा था, इफेरिन लून। वो लड़की जो इस वक्त उसके नाम को मिटाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। वो लड़की जो इस वक्त उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, उसी को उसकी एबिलिटी अब प्रॉस्पेरिटी का सबसे बड़ा सोर्स दिखा रही थी। किस्मत का खेल भी कितना अजीब होता है। जो उसे खत्म करने आई थी वही अब उसके भाग्य में चमक रही थी। वुजुन को याद है गेम में एफेरिन उन मेन कैरेक्टर्स में से एक थी। डेवलपर्स ने उसके बारे में बताया था कि उसके पिता की मौत डेकुलेन की गलती से हुई थी। वो सोच में पड़ जाता है, क्या यही वजह है कि वो मुझे इतना नफरत करती है। वो नोटिस करता है इफेरिन के नाम के सामने कोई स्पॉन्सर नहीं है। जब वो एलन से पूछता है तो जवाब मिलता है, सर, कोई भी उसे स्पॉन्सर करने की हिम्मत नहीं करता। कौन डेकुलेन के दुश्मन के साथ खड़ा होना चाहेगा। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ सोचता है, वो सब मुझे दुश्मन मानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता असली दुश्मन तो ये दुनिया खुद है। एफेरिन की कहानी जितनी दुखद थी, उसकी प्रतिभा उतनी ही चौंकाने वाली थी। वो लड़की जिसने कभी अकादमी ज्वाइन नहीं की, सारा मैजिक खुद से सीखा, फिर भी उसकी पोटेंशियल लिमिटलेस थी। लेकिन हकीकत ये थी वो उसकी दुश्मन थी, या शायद वो उसका, क्योंकि इस दुनिया के नियमों के हिसाब से डेकुलेन ही उसके पिता की मौत का जिम्मेदार था। अगर सब कुछ वैसे ही चला जैसे गेम में होता है तो उसका अंजाम भी वही होगा। वो जानता है उसके पास है वो अभिशप्त गुण, विलन्स फेट, जिसके असर से पूरी दुनिया उससे नफरत करती है। हर कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन जो उसे मारने में नाकाम रहता है वो उसे और मजबूत बना देता है। गेम में वो 1000 बार मरा था, कभी तलवार से, कभी जर से, कभी किसी के हाथों गुप्त हत्या से, पर नतीजा हर बार एक ही, मौत। इसलिए इस बार वुजुन ने ठान लिया था वो उसी रास्ते पर नहीं चलेगा। उसे अलग फैसले लेने होंगे, और पहला फैसला था इफेरिन लून को स्पॉन्सर करना। एलन की हैरान आंखों के सामने वो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है और कहता है, इन्हें जमा करा दो, और हाँ, कुछ किताबें भी ले आना। एलन बाहर चला जाता है। डेकुलेन अब अकेला है। वो सोच में डूबा है, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए मुझे कितनी दौलत चाहिए। उसे पता है उसकी कई मौतें सिर्फ पैसों से ही टल सकती हैं। एक समझदार निवेश, एक सही निर्णय, यही उसे जिंदा रख सकते हैं। एफेरिन जैसे प्रॉमिसिंग मेज में निवेश करना तो बस शुरुआत है। उसे शक्ति और धन दोनों चाहिए। वुजुन गहरी सांस लेकर खुद से बुदबुदाता है, स्ट्रांग बनना होगा किसी भी तरह। लेकिन वो जानता है डेकुलेन की असली शक्ति एवरेज से ज्यादा नहीं। अगर उसने कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो एक दिन वो मर ही जाए। कभी उसे याद आता है उसके अंदर एक और छिपा वरदान है, मिड्स टच। अर्थ, फायर और मेटल, तीनों को मिलाकर बना है ये अनोखा गुण। ये उसकी माना को खर्च करके किसी भी वस्तु की क्षमता खोल सकता है। साथ ही डेकुलेन के पास है मेटल मैनिपुलेशन की कला, जिससे वो हवा में की कंट्रोल्ड लेविटेटिंग ब्लेड्स चला सकता है। सुनने में भले ही भव्य लगे, लेकिन असल में ये बस टेलीकिनेसिस ही है। इस दुनिया में टेलीकिनेसिस कोई समझता नहीं, पर अगर वो इसे सीख जाए तो अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकता है। वो किताब खोलता है और कॉम्प्रिहेंशन स्किल एक्टिवेट करता है। जैसे ही वो शब्दों को पढ़ता है, उनके अर्थ, उनके नियम, उनके पैटर्न सब सीधे उसके दिमाग में उतरने लगते हैं। कुछ मिनटों बाद वो एक पेन उठाता है, धीरे से हाथ उठाता है, और वो पेन हवा में तैरने लगता है। उसकी आंखों में हल्की चमक आ जाती है। काम कर गया, अब उसे कोई मंत्र बोलने की भी जरूरत नहीं। उसका मेमोराइज एट्रीब्यूट स्पेल को अपने आप दोहराता है। ये तो बस शुरुआत थी।
टेलीकिनेसिस का बेसिक लेवल। लेकिन इसके आगे की संभावनाएं इन्फिनिट थी। अब उसका अगला लक्ष्य था अपने शरीर को समझना। वो सोचता है अगर मैजिक सर्कल को अपने पूरे शरीर पर उकेर दे तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए वो तय करता है पहले खुद को समझेगा, अपना दिमाग, अपना दिल, अपनी आत्मा, सब, और फिर अपने शरीर पर खुद के बनाए मैजिक सर्कल्स उकेरेगा ताकि हर बार जब वो सांस ले हर धड़कन के साथ उसकी शक्ति बढ़े। वो जानता है ये रास्ता आसान नहीं होगा, शरीर का हर हिस्सा इस प्रक्रिया को सह नहीं पाएगा। लेकिन यहीं उसकी एक और एबिलिटी काम आती है, आयरन मैन। इस एट्रीब्यूट की वजह से उसका शरीर आम इंसान से कहीं ज्यादा मजबूत है। मांसपेशियां, हड्डियां, हर अंग सब अपने उच्चतम स्तर तक विकसित होने की क्षमता रखते हैं। वो गहरी सांस लेकर आंखें बंद करता है और अगली रेखा खींचते ही जैसे बिजली उसकी नसों में दौड़ जाती है। पूरा शरीर जलने लगता है, हर हड्डी जैसे दरक रही हो, हर मांसपेशी जैसे फट रही। लेकिन डेकुलेन एक भी कराह नहीं निकलने देता। चेहरा शांत, सांस स्थिर, क्योंकि एक नोबल की पहचान होती है कंट्रोल। घंटों बाद जब आखिरी चिन्ह पूरा होता है वो जमीन पर गिर पड़ता है। शरीर टूट चुका है, माना खत्म। अब उसके पास बस एक पॉइंट बचा है। वो धीरे से हंस देता है, कम से कम शुरुआत तो हो गई। उसके कंधे पर अब एक फेंट मैजिक सर्कल चमक रहा है। उसे पता है पूरा शरीर कवर करने में 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन ये दर्द, ये आग वो झेल लेगा। 1 महीना बीत जाता है। इंपीरियल यूनिवर्सिटी की मैजिक टावर फिर से गूंज उठती है। आज से शुरू हो रही हैं नई लेक्चर। सभी छात्र एक दूरस्थ ट्रेनिंग फील्ड में जमा हैं, जहां नोटिस बोर्ड पर चिपका है एक संदेश, हर कोई अपनी क्षमता खुद साबित करेगा। अपने तत्वों के साथ काम करो बिना किसी मदद के। सभी छात्र हैरान रह जाते हैं। उनके प्रोफेसर ने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। सबसे ज्यादा नाराज है ईफेरिन लून। वो बड़बड़ाती है कितना घमंडी आदमी है ये। तभी अचानक एक लड़की उसके पास से गुजरती है और जानबूझकर उसे टकरा देती है। एफेरिन गुस्से में पलटती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? पर जैसे ही वो चेहरा देखती है उसकी आंखें चौड़ी रह जाती। सिल्विया वॉन जोसेफिन एलाडे। दोनों की नजरें कुछ सेकंड के लिए टकराती हैं। सिल्विया बस एक ठंडी नजर डालती है और यूं गुजर जाती है जैसे एफेरीन को जानती ही ना हो। एफेरीन वहीं ठिठक जाती है। दिल में पुरानी यादें उभर आती हैं। हाउस एलाडे। 10 साल पहले उन्होंने उसके परिवार को चारों तरफ से घेर लिया था क्योंकि उन्हें डर था कि एफेरीन बहुत आगे निकल जाएगी। और आज वही सिल्विया ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे वो अजनबी हो। सोच में डूबी थी, तभी उसका बनाया हुआ मैजिक स्ट्रक्चर हिलने लगता है। हवा भारी हो जाती है, माना खींचने लगता है जैसे कोई उसे खा रहा। वो नजर उठाती और सामने देखती है सिल्विया, जिसने एक विशाल जादुई संरचना बना दी है। एफेरीन की तुलना में 1000 गुना बड़ी। एफेरीन के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं। उसकी सारी मेहनत सिल्विया की एनर्जी के तूफान में बिखर गई थी। सिल्विया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अपना काम करती जा रही थी, शांत, गंभीर और पूरी तरह अनदेखा करती हुई। एफेरीन का खून खौल उठता है। देखती हूँ अब कितनी बड़ी बनती है, वो चिल्लाती है। तू वही सिल्विया है ना, वो जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर समझती थी। सिल्विया धीरे से सिर उठाती है और बर्फ जैसे ठंडे स्वर में कहती है, नाम सुना है तेरा। सुना था, वो बेकार नोबल मर गया, वो मर गया। सुनते ही एफेरीन की आंखें खून से भर जाती हैं। मेरे पिता के बारे में ये कहने की हिम्मत कैसे हुई तुझमें? वो गुस्से में हवा में उछलती है। उसकी मुट्ठी के चारों ओर जादुई रोशनी सुलगती है। पूरा मैदान कांप उठता है। वो सिल्विया की तरफ सीधी झपटती है। अपने शब्द वापस ले सिल्विया। सिल्विया की आंखों में झिझक की एक झलक आती है, पर वो तुरंत एक बैरियर कॉन्जर करती है और फिर टक्कर होती है, इतनी तीव्र कि हवा फट जाती है। छात्र अपने कान ढकते हैं, कुछ पीछे गिर जाते हैं। जब धुआं छोड़ता है लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। सब ठीक तो है? स्टूडेंट्स हाँफ रहे हैं और बीच में एफेरीन दिखाई देती है। उसका बायां हाथ कस कर सिल्विया के सिर को पकड़ चुका है। आंखों में ज्वाला, गले से निकलती दहाड़। कैसे हिम्मत की तूने मेरे फादर के बारे में वो घिनौनी बात कहने की? सिल्विया की आंखें डर और हैरानी से फैल जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि कुछ बोले, एफेरीन की नजर पीछे जाती है। एक अजीब सी डार्क लाइट आसमान में घूम रही है, जैसे किसी ने हवा को ही फाड़ दिया। स्टूडेंट्स घबरा उठते हैं। वो क्या है? वो वॉइड है क्या? ठीक उसी जगह पर जहां उनकी माना टकराई थी, वहां अब स्पेस खुद टूट चुका है। एक गहरा निगलता हुआ वॉइड सब कुछ अपने अंदर खींच रहा है। हवा भारी हो जाती है, जमीन कांपती है। एफेरीन अपनी पूरी ताकत से जादू को रोकने की कोशिश करती है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, वेन्स नीली पड़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। फिर सब कुछ चुप हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई दबाव नहीं। एफेरीन धीरे धीरे आंखें खोलती और उसके सामने खड़ा है एक लंबा, नपे तुले अंदाज वाला आदमी। रॉयल अटायर में, उसका चेहरा ठंडा, आंखें चमकदार। वो है प्रोफेसर डेकुलेन। पल भर में उसने उस वॉइड को रोक दिया, स्पेस को स्टेबलाइज कर दिया और हवा में तैरते मेटल फ्रैगमेंट्स को आइस मैजिक से थाम लिया। फिर उसने उन बर्फ के टुकड़ों को हवा में नचाया। टेलीकिनेसिस मैजिक। स्टूडेंट्स के मुंह खुले रह गए। एफेरीन खुद भी उसकी जादुई फिनेस देखकर दंग रह गई। जादू कभी इतना मेस्मराइजिंग नहीं लगा। फिर डेकुलेन की ठंडी आवाज गूंजी। लेक्चर खत्म हुआ, बाकी सब निकलो सिवाय उन 2 ट्रबल मेकर्स की। उसकी नजर सीधी सिल्विया और ईफेरीन पर जाती। ईफेरीन का चेहरा जम जाता है। वो नजारा साफ कह रहा है, ओह नो, अब तो गया काम से। अब सीन बदलता है। इंट्रोगेशन रूम की ठंडी हवा में डेकुलेन शांत बैठा है। उसके सामने राइट और रैन स्पिरिट स्टडीज और सपोर्ट स्टडीज के प्रोफेसर्स और साथ में यूनिवर्सिटी की चेयरवुमैन एडेलिन सिगेलन। सबकी नजरें एक ही लड़की पर हैं, ईफेरीन। तुमने हाउस एलाइड की एक लेडी पर हाथ उठाया। रेड की आवाज गूंजती है। एफेरीन सिर झुकाए चुप है। हर शब्द उसके खिलाफ जा रहा है। किसी के लिए वो बस एक नोबडी है, एक फॉलन नोबल्स जिसकी कोई पहचान नहीं। लेकिन डेकुलेन भीतर ही भीतर कुछ सोच रहा है। वो जानता है इस मीटिंग का नतीजा पहले से तय है। एलाइड की बेटी बनेगी विक्टिम
और एफिरीन बनेगी कल्प्रिट। लेकिन उसे कुछ अलग महसूस हो रहा है। एफिरीन के शरीर से रिश्ती वो स्कारलेट एनर्जी, वो ऊर्जा जो एक विलन्स फेट को चिन्हित करती है, वो भाग्य जो कहता है दुनिया चाहती है कि तुम मर जाओ। डिकुलैन की आंखें गहरी हो जाती हैं। अगर मैंने इसे अभी नहीं संभाला तो मेरी अपनी मौत भी पास आती जाएगी। जैसे ही डिसिप्लिनरी मीटिंग शुरू होती है, प्रोफेसर रिलिन गुस्से से उठता है। तुम्हारी वजह से स्टूडेंट्स की जान जा सकती थी। इफ्रेन बस सिर झुकाकर कहती है, मैं वजह नहीं बता सकती। ये जवाब सबको और नाराज कर देता है, पर उसके भीतर एक ही डर है। वो अपने इरादे छुपाना चाहती है ताकि डिकुलैन को पता न चले कि असल में वो उसी को निशाना बना रही है। उसके दिमाग में अब भी गूंज रही हैं सिल्विया की वो जली हुई बातें, वो जहर जो उसने उसके फादर के लिए उगला। एफिरीन चुपचाप कुर्सी पर झुकी बैठी है, होंठ बंद, दिल धड़कता हुआ, क्योंकि उसे मालूम है यहाँ कुछ भी बोलना मतलब अपनी पूरी प्लान को बर्बाद करना। वो जानती है उसकी असली टारगेट सामने बैठा है। अगर उसने जरा भी मुंह खोला तो खेल खत्म। इसलिए वो सब कुछ सह रही है, ताने, गालियां और वो जलता हुआ अपमान। रिलन की आवाज फिर गूंजी, क्या तुम्हें अपने स्टेटस से जलन है लड़की? भूल मत वो नोबल है और तुम बस एक कॉमनर। हर शब्द उसके सीने में चुभता है, लेकिन एफिरीन कुछ नहीं कहती, बस निगाह झुकाकर सब सुनती रहती है। अब बारी आती है सिल्विया की। वो मीठी सभ्य आवाज में बोलती है, ये मेरी गलती थी, मैंने गलती से एफिरीन का काम बिगाड़ दिया। बस बहस बढ़ गई और बस पलट गया पूरा माहौल। सारे प्रोफेसर्स के सामने सिल्विया अब इनोसेंट एंजल बन चुकी है और एफिरीन अब वो एक इरेशनल अटैकर। रिलेन और बाकी प्रोफेसर्स उस पर टूट पड़ते हैं। क्या तुम्हें गुस्सा काबू में नहीं रहता? ऐसी स्टूडेंट को निकाल देना चाहिए। एफिरीन का सिर नीचे झुका हुआ, हर इंसल्ट उसके कानों में गूंजता है। कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा, सबकी उंगलियां उसी पर है। वो अकेली है, अपने पिता के बिना, अपने नाम के बिना, जैसे पूरी दुनिया ने उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया हो। उसके मन में एक ही थॉट उबल रहा है, सब कुछ इस प्रोफेसर की वजह से। वो डेकुलैन ही मेरी तबाही की जड़ है। एडलाइन, यूनिवर्सिटी की चेयरवुमन, आखिर बोलती है। सभी प्रोफेसर्स का मत एक जैसा लगता है। अब हम प्रोफेसर डेकुलैन की राय सुनते हैं। एफिरीन का दिल थम जाता है, वो समझ चुकी है। अब उसकी बारी है एक्सपल्शन लेटर सुनने की। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। डेकुलैन धीरे से खड़ा होता है, उसकी काल्म भारी आवाज कमरे में फैलती है। चेयरवुमन, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। डेकुलैन कहता है, मुझे लगता है सिल्विया भी इस घटना की उतनी ही जिम्मेदार है। पूरा कमरा सन्न। सिल्विया और एफिरीन दोनों की आंखें चौड़ी रह जाती। वो चाहती तो इस हादसे को रोक सकती थी। डेकुलैन आगे कहता है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। क्या इलाइट घराने की प्रतिभा हीट ऑफ द मोमेंट में इतनी कमजोर पड़ जाती है? सिल्विया का सिर झुक जाता है। वो कांपती आवाज में कहती है, मैंने जानबूझकर रोकने की कोशिश नहीं की। मैं चाहती थी कि एफिरीन मुसीबत में पड़े। पूरा कमरा हिल जाता है। एफिरीन का मन उलझन में पड़ जाता है। ये क्या कर रहा है? वो मेरी तरफ क्यों बोल रहा है? रेलन तुरंत पलटवार करता है, वो फिर भी विक्टिम है डेकुलैन, दोष अटैकर पर ही आएगा। लेकिन डेकुलैन मुस्कुराकर जवाब देता है, तो क्या हमें प्रोफेसर के रूप में कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? आखिर वो लेक्चर मैंने ही तैयार किया था, जहां मेरी मौजूदगी की जरूरत ही नहीं थी। रेलन के चेहरे पर पसीना झलक जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। एफिरीन बस अवाक देखती रहती है। वो आदमी जिसे वो अपना दुश्मन समझती थी आज उसके लिए दूसरे प्रोफेसर को कुचल रहा है। एडलाइन आखिर फैसला सुनाती है, ये मामला इतना गंभीर नहीं है। स्टूडेंट्स के बीच ऐसे टकराव होते रहते हैं, इसलिए किसी पर भी सजा नहीं दी जाएगी। दोनों अपने डॉर्म वापस जाओ। लेकिन एफिरीन का मन उलझन में है। वो तो पूरी तरह तैयार थी अपनी एक्सपल्शन सुनने के लिए, और अब कुछ नहीं हुआ। वो सोच में डूब जाती। ये आदमी आखिर खेल क्या खेल रहा है? मीटिंग खत्म होते ही प्रोफेसर रांड मुस्कुराता है, डेकुलैन तुम्हारा पर्सपेक्टिव वाकई अलग है। लेकिन डेकुलैन का ध्यान कहीं और है। वो मुड़ता है, एफिरीन उसे देख रही। वो एक गहरी सांस लेकर कहती, प्रोफेसर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? एफिरीन धीरे धीरे अपने भीतर उस नाम को दोहराती है, लूना। अगर ये आदमी सच में उसके पिता को याद करता है, उस इंसान को जिसे उसने जिंदा रहते हुए तोड़ा, इतना कि उसने अपनी जान तक ले ली, तो फिर ये वही डेकुलैन है, उसके बदले का असली निशान। वो गहरी सांस लेती है, अपने डर को दबाती है। क्या ये अब भी याद करता है मेरे पिता को, या फिर उसके लिए वो बस एक नाम था जो अब मिट चुका है? लेकिन डेकुलैन हमेशा की तरह शांत। वो बस मुस्कुराता है और कहता है, बीते वक्त की बातों में उलझकर खुद को मत रोकना मिस लूना। इतना कहकर वो उठता है, अपनी कोट झाड़ता है और कमरे से चला जाता है। एफिरीन वहीं बैठी रह जाती है, दिल धड़क रहा है, लेकिन अब उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान है। तो उसे याद है उसने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि उसे अफसोस है। उसकी नजर झुक जाती है, पर उसके होंठों पर संतोष की हल्की झिलमिलाहट है। कम से कम वो गुनहगार भूल नहीं पाया। बस यही जानकर उसका दिल कुछ हल्का हो गया। इसी पल डेकुलैन के डेथ प्रिवेंशन पॉइंट्स में दो और जुड़ जाते हैं। सीन बदलता है। अब हम देखते हैं सिल्विया को अपने पिता गिल्टियन यानी इल्लैड परिवार के मुखिया के सामने। वो एक एस्पर मेज है और उसकी निगाहें हमेशा ठंडी और कैलकुलेटिव। सिल्विया सब बताती है, कैसे एफिरीन के साथ उसका टकराव हुआ और कैसे प्रोफेसर डेकुलैन ने बीच में दखल दी। गिल्टियन धीमी आवाज में कहता है, एफिरीन लूना, वो लड़की तो अपनी चमक बहुत पहले खो चुकी थी। 10 साल पहले एप्टीट्यूड एग्जाम के दौरान। 10 साल पहले दोनों लड़कियां पहली बार आमने सामने खड़ी थी। वो पल अब भी जिंदा है। टेस्टिंग चैम्बर में जब मॉनिटर ने उनकी मन्ना मापी तो मशीन पागल हो, सुई घूमती रही, रीडिंग रुक ही नहीं रही थी। सब चौंक गए क्योंकि ये दोनों आर्चमेज लेवल पोटेंशियल रखती थी। आर्चमेज, वो नाम जो सम्राटों तक को झुकने पर मजबूर कर। इतिहास में हर युग में बस 3 लोग इस स्तर तक पहुंचे हैं और उनके नाम पत्थर पर लिखे जाते हैं हमेशा के लिए। इस युग में भी 3 सीट्स हैं। दिमिर्किन एक ले चुका है, एडेलाइन दूसरी की कैंडिडेट है और आखिरी सीट उसके लिए अब लूना फैमिली और इलाइड फैमिली के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। गिल्टियन ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी बेटी को वो सीट मिलनी ही चाहिए, भले इसके लिए किसी का परिवार खत्म क्यों ना करना पड़े। वो धमकी याद है जब इलाइड परिवार ने एफिरीन के घर को सैनिकों से घेर लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि लूना उसे एकेडमी में दाखिला न दिला सके। सिल्विया को सब पता है। वो जानती है कि उसके पिता ने क्या किया और क्यों किया। वो भी चाहती थी वो आर्चमेज थ्रोन हर कीमत पर, लेकिन एफिरीन के वो शब्द, वो नजरिया,
वो गर्व अब भी उसे भीतर तक चुभते हैं। गिल्टियन आगे कहता है, मुझे उस लड़की की नहीं, प्रोफेसर डेकुलैन की चिंता है। वो आदमी कभी जीनियस था, अगर उसने फिर से उड़ान भरी तो कोई नहीं रोक पाएगा उसे। सिल्विया चुपचाप सिर झुका लेती है, क्योंकि वो खुद ये बात पहले ही महसूस कर चुकी है। वो एक्सप्लोजन याद है जहां उसने एफिरीन की माना को मिटाया, लेकिन साथ ही एक ट्रैप भी सेट किया था, एक वॉइड, जो उनकी माना क्लैश के बाद फटने वाला था। वो ट्रैप इतना सावधानी से बनाया गया था कि कोई देख ही ना सके, लेकिन डेकुलेन ने तब जो नजर डाली थी वो सीधी उसकी आत्मा तक उतर गई थी। वो समझ गया था सब कुछ, ट्रैप, सेटअप, मोटिव, सब कुछ। फिर भी उसने दोनों को बचाया। एक तीसरा रास्ता चुना, वो नजर, वो ठहराव, दरअसल एक वार्निंग थी, एक चुपचाप दिया गया इशारा, मेरे खेल के नियमों में रहो। उसने शुरू में तो डेकुलेन की काबिलियत को बहुत हल्के में लिया था, लेकिन अब वो सोचने लगी थी, ये आदमी असल में है कौन। कुछ दिन यूं ही निकल गए और अब हम देखते हैं डेकुलेन का एकदम शानदार अंदाज। ये आदमी लिटरली ब्रूस वेन की जिंदगी जी रहा है। क्लासी सूट्स, एक्सपेंसिव स्टाइल, अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठा हुआ पूरे कॉन्फिडेंस में। उसके चेहरे पर वही ठंडी सी मुस्कान जो बताती है कि वो अपने फैसले से पूरी तरह खुश है। एफिरीन की मदद करना उस वक्त उसका सबसे सही कदम था, क्योंकि उस एक डिसीजन से उसने ना सिर्फ अपने लिए एक डेथ रूट मिटा दिया, बल्कि स्टोर करेंसी भी बढ़ा ली। हाँ, उसे ये उम्मीद नहीं थी कि एफिरीन इतनी जल्दी सामने आ जाएगी, पर पहले एनकाउंटर से ही उसने समझ लिया था वो लड़की शुरुआत से ही हॉस्टाइल थी। और अब जबकि उसने सिल्विया को भी अपना दुश्मन बना लिया है, फिर भी ये कदम इस वक्त का सबसे सही मूव था। थोड़ा आगे बढ़ते हुए डेकुलेन वैसे तो सोशल इवेंट्स में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन स्टोर पॉइंट्स के लालच में वो मौका हाथ से जाने भी नहीं देना चाहता। आखिर उसे एक साइड क्वेस्ट मिला था, फ्लावर ऑफ न्यू ईयर इवेंट अटेंड करने का, जिससे उसे हाफ पॉइंट एक्स्ट्रा मिल सकता था। फिलहाल उसके पास 5 करेंसी पॉइंट्स चाहिए शॉप तक पहुंचने के लिए, इसलिए वो फिलहाल मेन कैरेक्टर से इंटरेक्शन पर ध्यान दे रहा है। गाड़ी रुकती है और डेकुलेन पहुंचता है अपनी डेस्टिनेशन पर, एक रॉयल सी पार्टी में। जगह पर सिर्फ नोबल्स हैं, उनकी महंगी हंसी, चकाचौंध और चमकती हुई आंखें। वो अंदर कदम रखता है और सब उसे सम्मान के साथ ग्रीट करते हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स पर जिनसे इंटरेक्शन करना वाकई जरूरी है। उनमें से एक नाम बाकी सब पर भारी था, आई हेल्म। वो वही कैरेक्टर था जिसे किम वू जिन ने खुद गेम में मॉडल किया था। डेकुलेन मन ही मन सोचता है, आना तो सही हुआ, शायद काम बन ही जाए। लेकिन तभी एक बुजुर्ग आदमी अचानक उसका नाम पुकार देता है, प्रोफेसर डेकुलेन। और बस पूरा हॉल उसकी तरफ मुड़ जाता है, हर नजर अब उसी पर टिक जाती है। कुछ ही सेकंड में पार्टी गूंज उठती है, चीयर्स, क्लैप्स और एक्साइटमेंट से। वो ठंडा और कॉन्फिडेंट फील जो डेकुलेन को कुछ वक्त पहले तक था, अब एक पल में टूट चुका था। तभी किसी कोने से उसे एक नाम सुनाई देता है, गनेसा। वो तुरंत उस आवाज की दिशा में बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कहानी में कोई ऐसा कैरेक्टर है जिससे इंटरेक्शन नहीं किया तो बहुत कुछ हाथ से निकल सकता है। वो क्राउड को ध्यान से स्कैन करता है, पर गनेसा दिखाई नहीं देती। उसका दिल थोड़ा बेचैन होने लगता है। अब तो ये चांस हाथ से गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो डरावनी एडवेंचरर उसके ठीक पीछे खड़ी है। इस वक्त कहानी में वो 5वीं सबसे ताकतवर कैरेक्टर के तौर पर जानी जाती है। डेकुलेन उसे आखिरकार ऊपर बैल्कनी पर देख लेता है, स्कारलेट बाल, ठंडी निगाहें और रॉयल पोस्चर में खड़ी हुई। वो तुरंत कदम तेज करता है, लेकिन तभी आई हेल्म बीच में आ जाता है, उस पल पर जब उसे सबसे ज्यादा जल्दबाजी थी। आई हेल्म रॉयल पैलेस का एक्सक्लूसिव मेज है, मोनार्क रैंक यानी डेकुलेन के बराबर। वो हंसते हुए प्रोवोक करता है, अरे महान प्रोफेसर को मेरा नाम अब भी याद है। फिर बिना वक्त गंवाए वो रिसर्च की बात छेड़ देता है और कुछ बदनाम रूमर्स का जिक्र करता है। वो ताना मारता है, 3 साल से तुम्हारा रिसर्च रुका हुआ है, लोग अब तुम्हारी एबिलिटीज पर शक करने लगे हैं। कितना बेशर्म आदमी है, आदमी के मुंह पर खड़ा होकर इंसल्ट कर रहा है। असल में आई हेल्म और डेकुलेन एक वक्त पर यूनिवर्सिटी के साथी थे, पहले काफी करीब थे, लेकिन जब डेकुलेन हेड प्रोफेसर बना, जेलसी ने आई हेल्म को अंदर तक खा लिया। अब वही जलन उसी की जबान से झर बनकर निकल रही थी, लेकिन डेकुलेन एकदम शांत, कूल एज अ क्यूकम्बर, ना कोई गुस्सा ना कोई जवाब। क्योंकि सच तो ये है, रूमर्स में झूठ कुछ था ही नहीं। वो बस मुस्कुरा देता है, जैसे कह रहा हो जो कहना है कह लो। लेकिन तभी उसकी नजर घूमती है और शौक, गनेसा वहां से जा चुकी है। बेचारा बस एक ही काम के लिए आया था, आज उसे मिलना, और अब वो मौका उस मूर्ख की बकवास में चला गया। डेकुलेन झुंझलाते हुए उसके पास से गुजरता है और बिना पलटे कहता है, तू सड़ा हुआ चीज का टुकड़ा है। और सच कहूं, ये इंसल्ट इतनी परफेक्ट थी कि अब से मैं उसे बस एक ही नाम से पुकारूंगा, रॉटन चीज। प्रोफेसर अब एक शब्द भी नहीं बोलता, बस चुपचाप उस भीड़ से निकल जाता है ताकि गणेश से मिल सके, क्योंकि अगर वो निकल गई तो शायद ये मौका फिर कभी ना मिले। उसकी पूरी योजना अब गड़बड़ा चुकी थी, सब कुछ बिखर रहा था। उधर पार्टी में लोग इधर उधर पूछने लगे, प्रोफेसर कहाँ गए। अंदर ही अंदर डेकुलेन तो उस रॉटन चीज का काम वहीं खत्म कर देना चाहता था, पर लोगों की मौजूदगी में वो बस अपनी झुंझलाहट निकल गया। लेकिन तभी एक जानी पहचानी गहरी आवाज उसके पीछे से आती है। डेकुलेन वो पल भर को रुकता है, वो यकीन नहीं कर पाता। गणेश ठीक उसके पास खड़ी थी। वो मुस्कुराती है, पूछती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। डेकुलेन हल्की हंसी में झूठ बोल देता है, नहीं बस रास्ता भटक गया। पर वो उसकी बात पर हल्के से चकल करती है, झूठ बोलने में भी तुम्हारी टाइमिंग परफेक्ट है, तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे, है ना। उसके लहजे में हल्की चिढ़ भी थी और कुछ पुरानी फेमिलियरिटी भी, यहीं से साफ हो गया, ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं। गनेजा फिर थोड़ा झुककर सॉफ्टली बोलती है, पिछले मिशन में गड़बड़ कर दी थी मैंने, माफ करना। वो रिक्वेस्ट करती है कि उस बात को अब भूल जाए। अब ये साफ हो चुका था
उनके बीच पहले कमीशंस पर काम हुआ करता था। वो फिर से अपॉलॉजी देती है, वो बच्चा बहुत टैलेंटेड था पर मेरे लगाव ने सब बिगाड़ दिया। असल में वो उसी बच्चे को डेकुलेन के हवाले करने से मना कर बैठी थी। अब किम वूजिन जो इस वक्त डेकुलेन के शरीर में है, क्यूरियोसिटी से सब समझ रहा था। असल डेकुलेन उस बच्चे को अपने नाम पर रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, अपनी फेम बनाए रखने के लिए। तभी गनेजा अचानक गंभीर होकर पूछती है, तुम कब तक ये मुखौटा लगाए रहोगे, कब तक ऐसे ही रहोगे? उसके लहजे में सॉफ्टनेस भी थी, लेकिन सवाल सीधा दिल पर जा लगा। वो पल भर को चुप हो जाता है, सोचने लगता है, क्योंकि सच्चाई ये थी, इस शरीर का असली डेकुलेन पहले वायलेंट था, अपने ईगो और पावर के लिए किसी को भी चोट पहुंचा देता था, लोगों का भरोसा तोड़ चुका था, दुश्मन बना चुका था। लेकिन अब जो आदमी इस शरीर में है, उसने तय कर लिया है वो अब एक अलग जिंदगी जिएगा। गनेसा हैरान रह जाती है। वो तो उम्मीद कर रही थी कि वो उस पर चिल्लाएगा, उसे धमकाएगा, पर इसके बजाय उसने शांति से कहा, मैं अब वैसा नहीं रहना चाहता। ये सुनकर वो सोच में पड़ जाती है, क्या ये वही आदमी है या इसने सच में अपना रास्ता बदल लिया है? असल में किम वूजिन खुद भी हैरान है, क्योंकि अगर पुराने डेकुलेन की आत्मा होती तो वो अब तक इस औरत पर हमला कर चुका होता। इतनी ताकतवर इंसान पर हाथ उठाने का मतलब होता सेल्फ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि गनेसा कोई आम एडवेंचरर नहीं, उसका शरीर लगभग इनविंसिबल और मार्शल आर्ट्स में वो मास्टर लेवल की थी। कह सकते हो वो अपनी फिजिकल स्टैट्स की लिमिट तक पहुंच चुकी। किम वूजिन ये सोचकर राहत की सांस लेता है, अच्छा हुआ कि मैं वो नहीं हूँ जो पहले था, वरना आज की रात मेरी आखिरी होती। गनेसा दूसरी तरफ उसे घूर रही है, क्या इस आदमी ने सिर पर चोट खाई है या कुछ खराब खा लिया है आज? उसे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। डेकुलेन अब आज के अपने मकसद पूरे कर चुका था। वो बस विनम्रता से सिर झुकाता है और जाने लगता है। पीछे से गणेश आवाज लगाती है, तो तुम सच में अब किसी को मेरे पीछे नहीं भेजोगे? वो रुकता है, पीछे देखता है और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, वो मेरे स्तर से नीचे है। उसकी ये बात सुनकर गनेसा कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है। उसके पास जवाब ही नहीं बचता। वो वापस हॉल की ओर लौटता है, सोचते हुए कि वो चाहता तो यूक्लाइंस की पावर से उसे गिल्ड के जरिए दबा भी सकता था, लेकिन वो जानता है ऐसा करना उसके डेथ वेरिएबल्स को और बढ़ा देगा। और तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, डेथ वेरिएबल प्रिवेंटेड। वो सिहर उठता है, मतलब मैं आज मारा जाने वाला था। उसे एहसास होता है सिर्फ एक कैजुअल सोशल इवेंट में भी उसके सिर पर डेथ फ्लैग्स लटके हुए हैं। सिर्फ एक गलत शब्द और सब खत। सीन शिफ्ट होती है एक एडवेंचरर पर जो जूली की रिलेटिव है। जूली कमरे में बैठी बेहद चिड़चिड़ी और परेशान नजर आ रही है, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में थकान, और ये साफ है कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसका पूरा मूड खराब कर दिया है। वो लड़की एकदम सीधे लहजे में पूछ बैठती है, तो जूली तुम्हारी फियांसे के साथ कुछ प्रगति हुई या अब भी वही हाल है? बस ये सुनते ही जूली का शरीर झटका खा जाता है। वो हड़बड़ा कर बोलती है, तुम्हारा मतलब प्रोफेसर डेकुलेन से है? क्योंकि हाल ही में उनके बारे में कुछ अफवाहें फैल रही थी। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ झलकती है। वो गुस्से में कहती है, हमारा रिश्ता तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। और ये पहली बार था जब जूली ने ये बात जोर से सबके सामने कबूल की थी। तभी माहौल में थोड़ी हलचल होती है। पार्टी के बीचों बीच डेकुलेन नजर आता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जा रहा था जबकि वो आम तौर पर ऐसे गैदरिंग्स को एंजॉय करने वाला इंसान माना जाता था। वो जूली की तरफ देखता तक नहीं, बस शांति से बाहर निकल जाता है। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, क्या इन दोनों के बीच सब ठीक नहीं? ये रूमर्स और तेजी से फैलने लगते हैं और अब सबकी नजरों में वही एक थ्योरी बन चुकी थी, जूली और डेकुलेन के बीच किसी तरह का फॉल आउट हुआ है। लेकिन ये ट्विस्ट ऐसा था कि शायद किम वूजिन खुद गेम डेवलपर ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया होगा। एक हफ्ता बीत गया, डेकुलेन अब पूरी तरह ट्रेनिंग मोड में है। सुबह सुबह पुलअप्स करते हुए उसके मसल्स चमक रहे हैं। आदमी अब सच में फिनेस्ड फिजिक में दिख रहा है। अब उसकी रूटीन में सिर्फ मेमोराइजेशन और टेलीकिनेटिक ट्रेनिंग नहीं बल्कि फिजिकल वर्कआउट भी शामिल हो चुका है। वो अपनी स्टैमिना बढ़ा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले वो लगभग मर ही गया था। वो जमीन पर पड़ा हुआ था, खून खांसता हुआ, उसके चेहरे पर दर्द और झुंझलाहट। कोई भी नॉर्मल मेज उस एक्सपेरिमेंट से बच नहीं पाता, पर वो जिंदा है क्योंकि उसके अंदर है आयरन मैन एट्रीब्यूट। ब्रो लिटरली टोनी स्टार्क बन चुका है। असल में गणेश से मिलने के बाद उसने तय किया था कि अब उसे और ताकत चाहिए, तो उसने कोशिश की फायर कंट्रोल को अपनी टेलीकिनेटिक पावर के साथ जोड़ने की, ताकि उसकी मेटल मैनिपुलेशन और तेज हो सके। लेकिन ये तरीका बेहद खतरनाक था। उसके शरीर पर इतना प्रेशर पड़ा कि वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया। उसी एक्सपीरियंस के बाद उसने फैसला किया अब से वो अपने शरीर को भी ट्रेन करेगा, और इस तरह शुरू हुई उसकी वर्कआउट रूटीन। कई दिनों की मेहनत के बाद अब वो लिटरल डेविड लेड एस्थेटिक्स में दिख रहा है, मस्कुलर, शार्प और कॉन्फिडेंट। सुबह की ट्रेनिंग खत्म कर अब वो तैयार है क्लास जाने के लिए। सीन बदलता है। प्रोफेसर डेकुलेन अपने ऑफिस में बैठा है और एलन अंदर आता है, हाथ में एक सील्ड मैसेज लेकर। वो बताता है कि ये मैजिक टावर से आया है, किसी हाई रैंक सेंडर की तरफ से। डेकुलेन मैसेज खोलता है और पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उतर जाता है। 6 महीने बाद उसकी रिसर्च पर ऑडिट हियरिंग रखी गई है, मतलब अब उसे उस वक्त तक सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स तैयार करने होंगे। ये खबर उसके लिए बहुत बुरी थी, क्योंकि इसका मतलब था उसकी रिसर्च अब स्क्रूटिनी में है और लोग उसके काम पर शक कर रहे हैं। असल में गेम की कहानी में डेकुलेन को हमेशा हेड प्रोफेसर के रूप में दिखाया गया था, और उसका ये टाइटल ही उसकी पहचान थी। अगर वो ये पद खो देता है तो उसका घर लौटने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो तुरंत अपने प्रयोगशाला की तरफ बढ़ता है, उम्मीद में कि कुछ काम का मटेरियल मिल जाए। दरवाजा खोलते ही वो हैरान रह जाता। कमरा एकदम अस्त व्यस्त, जैसे वहां किसी ने हमला कर दिया। हर चीज धूल से भरी, कागज बिखरे हुए,
जगह बिल्कुल अनअटेंडेड लग रही थी। अगर डेकुलेन पहले यहाँ आता रहता तो वो इसे इस हालत में कभी नहीं छोड़ता। तभी उसकी नजर एक कोने पर जाती है, एक गंदा सा स्पॉट जो बाकी सबसे अलग लग रहा था। वो सोचता है क्या उसने यहाँ कुछ छुपाया था। वो खुद हाथ नहीं लगाता, बस अपनी टेलीकिनेटिक मैजिक का इस्तेमाल करता है। कचरे को एक तरफ हटाता है और वहां से एक पुरानी बुक निकालता है। जैसे ही वो उसे खोलता है वो समझ जाता है ये डी क्यूलाइन की ओरिजिनल लाइफ्स वर्क है, जिसे उसने किसी तरह एनक्रिप्ट किया हुआ है ताकि कोई चुरा ना सके। पर हमारे डेकुलेन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। उसकी शार्प कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के दम पर वो उस एनक्रिप्शन को तोड़ देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, बुक से एक गोल्डन ब्राइट लाइट निकलती है जो बताती है कि ये रिसर्च कुछ बहुत बड़ा राज छुपाए हुए है। वो पन्ने पलटता है, उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी चमक रही है, लेकिन जितना गहराई में जाता है उतना ही साफ होता है। कितने पन्ने फटे हुए हैं, अधूरे छोड़े गए हैं, ये रिसर्च पूरी नहीं है। वो किताब अधूरी होने के बावजूद किसी तरह चमक रही थी, जैसे उसके अंदर कोई रहस्य दबा। डेकुलीन की नजर तभी एक छोटे से पेंडेंट पर पड़ी। उसमें एक तस्वीर थी, ईफेर एंड ल्यूना और उसके पिता की। बस उसी पल सब कुछ जुड़ गया। अब उसे समझ आया, एफिरीन के पिता कभी उसके ही अधीन एक रिसर्चर थे और यही वजह थी कि लूना फैमिली उससे नफरत करती थी, क्योंकि उस आदमी की शोहरत की कीमत एफिरीन के पिता ने अपनी जिंदगी से चुकाई थी। उसकी महत्वाकांक्षा ने किसी का घर तबाह कर दिया था और उस लड़की की जिंदगी नर्क बना दी थी। लेकिन अब चीजें बदलने वाली थी। डेकुलीन ने तय कर लिया वो इस अधूरे रिसर्च को खुद पूरा करेगा और जब ये मुकम्मल होगा उस पर उसके पिता का नाम भी होगा, एक को ऑथर के तौर पर। ये शायद रिडेम्पशन की शुरुआत थी, एक ऐसा बदलाव जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्सिटी के एक कैफे पर। यहाँ कुछ कॉमनर स्टूडेंट्स साथ बैठे हैं, जैसे कोई छोटी सी फैमिली बना ली हो। एक दूसरे के लिए खड़े रहना अब जरूरी था, वरना नोबल स्टूडेंट्स उन्हें हमेशा नीचे गिराने में लगे रहते। तो एफिरीन, तुम क्या सोचती हो? सवाल सुनते ही वो थोड़ा असहज हो जाता। आखिर वो खुद एक गिरी हुई नोबल है, अब न तो घर है न नाम। फिर भी वो मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है, अब मैं भी तुम लोगों में से ही हूँ। सामने बैठी ऑरेंज हेयर्ड लड़की खुश होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तो फिर अब तुम हमारी रिप्रेजेंटेटिव हो। बाकी सब भी हामी भरते हैं और उसी वक्त एक लड़की बोलती है, हमें अब किसी प्रोफेसर से परमिशन लेनी होगी ताकि हमारा क्लब ऑफिशियली अप्रूव्ड हो जाए। सबके नाम आने लगते हैं। प्रोफेसर रैला नहीं, वो तो नोबलस का प्रोटेक्टर है। प्रोफेसर कार्मेल, वो भी कॉमनर्स को नीचा समझता है। कोई बोलता है तो फिर प्रोफेसर डेकुलेन, और तभी सब थोड़ा हिचक जाते हैं। एफिरीन उसी वक्त अपने सामने रखे स्ट्रॉबेरी डेजर्ट को देखकर खो जाती है, जैसे कुछ भी ना सुनना चाहती। और वो ऑरेंज हेयर्ड लड़की बड़े जोश से कहती है, हमें डेकुलीन से ही रिक्वेस्ट करनी चाहिए। बाकी सब भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से डेकुलीन किसी को स्टेटस से नहीं आंकता और वैसे भी एक लड़का जोड़ता है। एफरीन को सजा से बचाया भी तो उसी ने था। एफरीन का चेहरा एकदम सख्त हो जाता। तुम लोग गलत समझ रहे हो, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। वो झुंझला कर वहां से उठ जाती है, लेकिन ऑरेंज हेयर्ड लड़की उसके पीछे भागती है। एक बार सोच तो लो प्लीज, ईफेरे ने पलट कर कहती, कुछ नहीं होने वाला। मैं उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि जूलिया अचानक जम जाती है। उसकी आंखें डर से फैल जाती। ईफेरेन उलझन में पूछती है क्या हुआ, और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसका दिल एक पल के लिए थम जाता। वो वहां था, प्रोफेसर डेकुलिन। उसकी ठंडी निगाहें और वो शांत चाल। जूलिया तो तुरंत भाग जाती है, उसे वहीं अकेला छोड़कर। अब सब कुछ एफिरीन के ऊपर था। वो गहरी सांस लेती है और अपने डर को निगल कर आगे बढ़ती। प्रोफेसर डेकुलिन, क्या आप हमारे क्लब के लिए अप्रूवल दे सकते हैं? आवाज कांपती है, पर वो पीछे नहीं हटती। वो मानो कह रही हो, भले ही आप डराते हैं पर मैं अब भागूंगी नहीं। डेकुलिन एक पल के लिए उसे देखता है, फिर चुपचाप लेटर ले लेता है, पेन उठाता है और बिना कुछ कहे उस पर साइन कर देता है। डिटेल्स मेरे ऑफिस में भेज देना, बस इतना कहकर वो चला जाता है। एफरीन वहीं खड़ी रह जाती है, आंखें बड़ी, चेहरा हैरान। उसने सच में साइन कर दिया? जूलिया दूर से उछलती हुई आती है, तुमने कर दिखाया। पर ईफेरेने के मन में अब भी सवालों का तूफान है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर उसके मन में चल क्या रहा है? वो उसके साथ अजीब तरह से अच्छा बर्ताव कर रहा था बिना किसी वजह के। सीन आगे बढ़ती है। अब क्लासरूम में लेक्चर चल रहा है। प्रोफेसर डेकुलिन बोर्ड पर खड़ा है, काल्म और कंपोज्ड, और कह रहा है, एलिमेंट्स ये वो चीजें हैं जो मैजिक की बुनियाद बनाती हैं। वो समझा रहा है कि कैसे बहुत से मेजेस आज भी कैटेगोरिकल और प्योर एलिमेंट्स के फर्क को ठीक से नहीं जानते। लेकिन उसी वक्त एफिरीन की आंखें खाली हैं। वो सुन तो रही है पर दिमाग कहीं और भटक रहा है। उसके मन में बस एक सवाल है, क्या ये आदमी सच में बदल गया है या फिर गिल्ट छिपाने का नया तरीका ढूंढ लिया है? वो सोचती है, जिसने मेरे पिता को मौत की तरफ धकेला, वो अगर सच में पछता रहा होता तो दुनिया के सामने सच बता देता। उसके होंठ हल्के से कांपते हैं, चेहरा तना हुआ। जूलिया उसकी बेचैनी देख लेती है। तो ठीक है ना? एफरीन थोड़ा चौंकती है। हाँ कुछ नहीं, जूलिया हंसते हुए कहती है, लगता है उन नोबल्स को देखकर तेरा मूड खराब हो गया। एफरीन का चेहरा जम जाता है। उसकी नजर उन स्टूडेंट्स पर जाती है जो सामने बैठे हैं और उनके बीच सिल्विया भी है, वो लड़की जिसने उस दिन की घटना के बाद हर नोबल को उसके खिलाफ कर दिया। एफरीन बस गहरी सांस लेती है। छोड़ो, लेक्चर पर ध्यान देते हैं। डेकुलिन अब मैजिक सर्कल्स की बात कर रहा है। वो बड़ी बारीकी से समझा रहा है कि कैसे हर स्पेल में एक एक स्ट्रोक जोड़ने से उसका असर बदल जाता है। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोइंग फायर। एफिरीन उसे देखती है। उसे याद है पहले उसके लेक्चर्स बस शो ऑफ होते थे, अपने टैलेंट और अथॉरिटी दिखाने के लिए, लेकिन अब कुछ अलग था। अब उसमें सादगी थी, समझ थी, जैसे वो सच में जादू की खूबसूरती दिखाना चाहता। यहाँ तक कि सिल्विया भी हैरान रह जाती है, जिसने अपनी नेचुरल प्रतिभा के कारण मैजिक की क्यूरियोसिटी खो दी थी। वो भी अब बच्चे की तरह मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। डेकुलिन एक पर्पल मैजिक सर्कल बनाता है, पानी वाले सर्कल को आग वाले सर्कल से जोड़ता है और सबकी आंखों के सामने लिक्विड फायर बहने लगती है। आग जो पानी की तरह बह रही है। क्लास में सरसराहट फैल जाती है।
हर कोई मंत्रमुग्ध। सिल्विया की आंखें चमक रही हैं। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। डेकुलिन शांत स्वर में कहता है, सच्चा मेज वो नहीं जो जादू को रट ले, बल्कि वो जो उसके पीछे के लॉजिक को समझे। लेक्चर खत्म होता है और एफरीन चुपचाप बैठी रहती है, जैसे उसे खुद पर यकीन न हो रहा। क्या ये वही आदमी है जिसे मैं राक्षस समझती थी? वो खुद को रोक नहीं पाती। उसकी नजर उस पर टिक जाती है और उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती। लेकिन जैसे ही वो क्लास से बाहर निकलती है, बाहर से कुछ घटिया सी बातें सुनाई देती। दरवाजे के उस पार कुछ नोबल खड़े हैं जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। सिल्विया के साथ हुई लड़ाई के बाद से उसका नाम हर गॉसिप का हिस्सा बन चुका है। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि उसकी नजर फर्श पर पड़ी एक लिफाफे पर जाती है। उस पर लिखा है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट। वो ठिठक जाती है। क्या ये मजाक है? क्योंकि उसे तो हर कोई नफरत करता है, फिर उसे स्पॉन्सर कौन करे? वो सोचती है कि ये कोई प्रैंक होगा, लेकिन फिर भी क्यूरियोसिटी में उस लिफाफे को उठा लेती है। और जब वो मैजिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचती है, रिसेप्शनिस्ट उस सील को वेरीफाई करता है और कहता है ये असली है। एफरीन वहीं खड़ी रह जाती है, चेहरे पर हैरानी और फिर एक धीमी सी मुस्कान फैलती है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो अपने गालों को खींचती है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? फिर अचानक चारों तरफ देखती है, डरती है कहीं किसी ने उसे खुश होते हुए देख न लिया हो। एफरीन उस टेबल के नीचे सिमटी बैठी है, हाथ कांप रहे हैं, दिल धड़क रहा है, क्योंकि उसने अभी अभी जाना वो अब 1,00,000 ELN की मालकिन है, जो कि असल में 100 मिलियन के बराबर है। उसकी सांस अटकती है। नहीं, ये तो जरूर कोई गलती है। वो जल्दी जल्दी अपना बैग समेटने लगती है, जैसे कोई अपराध कर लिया हो और अब भागना पड़ेगा। वो सोचती है अगर किसी को पता चल गया तो। कर्मचारी भी उसे अजीब नजरों से देख रहा है। फिर घबराहट में एफरीन का सिर टेबल से जा टकराता है। फिर वो ठहरती है, माथा सहलाती है और धीरे धीरे एहसास होता है ये सपना नहीं है। वो हंसने लगती है। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उस लड़की के लिए जिसे हमेशा नजरअंदाज किया गया, जिसे हर बार नीचा दिखाया गया, आज किसी ने उसकी काबिलियत पहचानी थी। अब सीन बदलता है उकान मैनर में। डेकुलिन की बहन गुस्से में उबल रही है। एक नौकर उसके सामने सिर झुकाए कहता है, सर अभी शैट्स और येविल के ऑक्शन साइट की तरफ जा रहे हैं। वो झटके से सिर उठाती है। फिर से पिछले साल ही 10 मिलियन ELN उड़ा दिए थे उस पागल ने। उसकी भौहें सिकुड़ती है। इस बार पता नहीं क्या बर्बाद करेगा। सीन शिफ्ट होता है। ऑक्शन हाउस के VIP रूम में डेकुलिन शांत बैठा, चेहरे पर एक ठंडी सी उम्मीद। वो किसी मेटल का इंतजार कर रहा है, वो रेयर मेटल जो उसकी टेलीकिनेसिस मैजिक को पूरा कर सके। अब तक वो वुड स्टील से काम चला रहा था, पर आज असली चीज मिलने वाली है। और तभी दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी है जूली। वो गुस्से में सुलगती हुई उसकी तरफ बढ़ती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डेकुलिन एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, शायद वही जो हर कोई करता है, कुछ खरीदने आया हूँ। जूली की आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों है। वो सिल्विया और एफरीन वाली घटना की बात छेड़ती है। तुम्हें याद है ना, तुमने उन्हें कमेटी के सामने पेश किया था। डेकुलिन शांत स्वर में जवाब देता है, पुरानी बात है, अब उसका जिक्र क्यों? जूली तमतमाते हुए कहती, क्योंकि तुम वही गलती दोबारा मत करना। तुम्हारा एटीट्यूड लोगों के सपने तोड़ देता है। डेकुलिन, उसकी आवाज में एक आखिरी चेतावनी है और उसके शब्द एक विदाई की आहट। डेकुलिन बस उसे देखता रहता है, मन ही मन सोचता है, अच्छा ही शायद अब ये रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि वो जानता है ये लड़की उसके लिए एक डेथ फ्लैग। जिस दिन ये शादी हुई उसी दिन उसकी मौत तय है। वो चुप रहता है जब तक जूली मुड़ कर जाने लगती है। फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ सिर्फ मुझे परेशान करने आई हो? जूली चौंकती है, फिर झेंप जाती है, नहीं नहीं, मैं तो बस कुछ खरीदने आई थी। वो पलट कर चली जाती है और चेहरा हल्का सा लाल है। डेकुलिन उसकी झुंझलाहट देखकर सोच में पड़ जाता है। ये एक्सप्रेशन तो थोड़ा प्यारा था। फिर झटक कर सिर हिलाता है, नहीं नहीं, ये तो डेकुलिन की यादें बोल रही हैं, मुझे खुद को काबू में रखना होगा। तभी स्पीकर्स पर आवाज गूंजती है, अटेंशन, द ऑक्शन इज अबाउट टू बिगिन। डेकुलिन गहरी सांस लेता है, सारे उलझे हुए ख्यालों को पीछे छोड़कर वो ऑक्शन हॉल की ओर बढ़ता है। पहली ऑब्जेक्ट सामने आती है, एक नायाब वास, पूर्वी कारीगरों द्वारा बनाया गया मास्टर्स पीस। उसकी सतह से उठती सुनहरी रोशनी डेकुलिन की आंखों में चमक बनकर उतरती है, ठीक वैसी ही जैसी उसने अपनी रिसर्च में देखी थी। नीलामी हॉल में सन्नाटा फैल गया था। हवा में बस उस चमकती हुई रोशनी की झिलमिल थी, वही रोशनी जिसने डेकुलिन को यकीन दिला दिया था कि ये चीज उसे लेनी ही है। होस्ट ने बारी बारी से बोली, लगाने वालों को आमंत्रित किया। आवाजें उठी, 2 मिलियन, 2.4 और फिर 2.5 मिलियन एल। सारा हॉल थम गया। डेकुलिन की आवाज भारी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। 1 सेकंड बाद सोल्ड। वो महंगा वास उसी पल उसी कीमत पर बिक गया। पर असल वजह सिर्फ दिखावा नहीं थी, उस वास की असली वैल्यू पैसों से कहीं ज्यादा थी। और वैसे भी इस आदमी के अकाउंट में 200 मिलियन पड़े हैं। नीलामी आगे बढ़ी। डेकुलिन ने एक एक करके कई कीमती चीजें खरीद ली, एक खास रिंग, जादुई कैंची की जोड़ी और एक रोन नेकलेस। लोग दंग थे, ये प्रोफेसर आखिर कर क्या रहा है? पर ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसने बोली लगाई, 5.5 मिलियन। पूरा हॉल हक्का बक्का रह गया। उसकी मंगेतर जूली के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसकी नजर में वो एक अटेंशन सीकर था जिसे बस अपनी शोहरत की पड़ी थी। लेकिन जूली खुद भी यहाँ एक मकसद लेकर आई थी। उसे चाहिए था विंटर्स फायर, वो चीज जो पूरे राज्य में बस नाम से जानी जाती है। और फिर मंच पर रखा गया वो आखिरी ऑब्जेक्ट, इतिहास की एक जिंदा निशानी, प्रकृति का जादू, द विंटर्स फायर। जैसे ही वह स्नोफ्लेट स्टोन उजागर हुआ, पूरा हॉल उसकी चमक में डूब गया। नीला सफेद उजाला दीवारों पर नाचने लगा। जूली और डेकुलिन दोनों की आंखें उसी पत्थर पर टिक गई। वो धातु इतनी दुर्लभ थी कि उसे पाने के लिए लोग जान दे दें। कहा जाता है इसमें ठंड और गर्मी दोनों की शक्ति बसी है। सिर्फ ड्रैगन बोनस ही इसकी बराबरी कर सकते हैं। बोली शुरू हुई, 25 मिलियन, 28, 30 मिलियन। जूली की मुस्कान खिल उठी। वो जीतने ही वाली थी, लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजी, 31 मिलियन। सबकी नजर उस आदमी पर गई। डेकुलिन, जूली के चेहरे से हंसी उड़ गई। वो जानबूझकर मुझे रोक रहा है,
वो बुदबुदाई। उसने झट से बोली लगाई। 32 मिलियन, डेकुलिन ने बिना झिझक कहा। 33 मिलियन। पूरा हॉल तनाव से भरा था। लोग सोच रहे थे क्या प्रोफेसर ये पत्थर अपनी मंगेतर को गिफ्ट करना चाहता है या बस उसे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। डेकुलिन को धीरे धीरे एहसास हुआ वो अब सीधे अपनी मंगेतर से ही भिड़ा हुआ है। अगर वो ये स्टोन ले गया तो ये औरत उसे जिंदगी भर माफ नहीं करेगी, और अगर उसने हार मान ली तो 3 साल बाद इस स्टोन के दोबारा मिलने की कोई गारंटी नहीं। उसने गहरी सांस ली और बोला 42 मिलियन। सन्नाटा छा गया। सोल्ड। तालियों की गूंज चारों तरफ फैल गई। लोग हंस रहे थे। क्या जबरदस्त मुकाबला था। पर सच तो ये था दोनों बस अपनी अकड़ दिखा रहे थे। सबको लगा डेकुलिन ने ये स्टोन जूली को देने के लिए खरीदा, पर जूली की आंखों में सिर्फ जलन थी, चेहरा लाल, सांसें तेज। पिछले साल की याद लौट आई थी। उसी दिन जब उनकी सगाई थी, डेकुलिन ने तब भी उसे ढेरों गहने, सोने चांदी की चीजें दी थी, पर जूली के लिए वो सबसे घटिया दिन था। उसके चेहरे पर वही तिरस्कार फिर लौट आया, क्योंकि इतनी दौलत के बावजूद डेकुलिन ने उसे वो एक चीज कभी नहीं दी, इज्जत। उस दिन वो हॉल छोड़कर चली गई थी और उस पल से उनके रिश्ते में बस नफरत बची थी। बाद में भले ही उसे कैप्टन का दर्जा मिला हो, लेकिन उसके पीछे लोग फुसफुसाते रहे वो तो प्रोफेसर की मंगेतर है, कहाँ टैलेंट, कहाँ सिफारिश। और वो जानती थी ये सब अफवाहें उसी ने फैलवाई थी, डेकुलिन ने। उसकी आंखों में नफरत की आग फिर से जल उठी। उस दिन जूली ने ठान लिया था ये आदमी मेरे प्यार के काबिल नहीं है, और आज वही एहसास फिर लौट आया। दिल में वही जलन, वही तिरस्कार। लेकिन तभी डेकुलिन उसकी ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, बल्कि एक सॉफ्ट एक्सप्रेशन, इतना अजीब कि जूली खुद हैरान रह गई। वो शांत आवाज में पूछता है क्या तुम भी उस स्नोफ्लेयर स्टोन के पीछे थी। जूली की आंखों में गुस्से की लपट उठती है। वो इसे फिर एक उकसावे की तरह लेती। तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो, वो तड़प कर कहती है। लेकिन तभी डेकुलिन के होठों से वो शब्द निकलते हैं जिन्हें सुनने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। आई एम सॉरी। जूली जम जाती है। उसके कानों में गूंजती है वही आवाज, बार बार मैं माफी चाहता हूँ। वो कुछ सेकंड तक उसे बस देखती रह जाती, उस आदमी को जो अपनी जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगता। डेकुलिन बस हल्के से झुकता है और धीरे से वहां से चला जाता है। जूली वहीं खड़ी रह जाती है, दिल और दिमाग दोनों शौक में। उसने माफी क्यों मांगी, क्या वो सच में बदल गया है। हर सवाल उसके मन में टकराने लगता है। वो वहीं से निकलती है और सामने से आती है उसकी बड़ी बहन जोसेफिन। रॉयल ठाट में वो कहती है आओ चलो मेरे साथ, और दोनों बहनें निकल पड़ती। दूसरी तरफ डेकुलिन अब अपने घर पहुंच चुका है। उसके चेहरे पर सुकून है, पर जैसे ही नौकरानियां दरवाजा खोलती हैं वो समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। माय लॉर्ड, लेडी यूरियल आई थी। बस इतना सुनना था। डेकुलिन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो पलटा और उसके पीछे खड़ी थी उसकी हाफ सिस्टर यूरियल। उसकी आंखों में तूफान। तुमने फिर इतनी रकम उड़ा दी, वो गरजती है। मैं उसे माइनिंग में लगाने वाली थी और तुमने उसे किसी बेवकूफी भरी नीलामी में फूंक दिया। डेकुलिन समझता है अब जरा सी गलती और वो मर जाएगा। वो घबराए हुए स्वर में कहता है सुनो, मैंने कुछ ऐसा खरीदा है जो हमें मुनाफा देगा 2 गुना। लेकिन यूरियल का गुस्सा अब उबाल पर था। तुम मुझे क्या समझते हो कचरा। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। हर बार तुम्हारे केक की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। उसके आसपास की हवा लाल चमक से भर उठती, एक जलती हुई रेड ऑरा, जिसके बीच उसकी आवाज कांपती हुई पर तेज थी। तुमने हमारे माता पिता की मौत के बाद इस घर को बर्बाद किया और आज फिर 150 मिलियन एक दिन में उड़ा दी। डेकुलिन के अंदर खतरे का एहसास जाग उठा। उसकी विलेंस फेट एट्रीब्यूट सक्रिय हो गई, मतलब मौत उसके बेहद करीब है। वो उसके आसपास सुनहरी आभा देखता है, एक चेतावनी या शायद मौका। अगर इसे सही संभाला तो शायद जान बच भी जाए, वो सोचता है। फिर भी वो बेवकूफी भरे आत्मविश्वास से कहता है रिलैक्स यूरियल, सब ठीक हो जाएगा। यूरियल फट पड़ी। ठीक, तुम्हारी वजह से हम कर्ज में हैं। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ और तुम कहते हो सब ठीक है। तुम एक जोएबाज कमीने हो। डेकुलिन ने गहरी सांस ली और कहा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हेड ऑफ द हाउस बना दूं। कमरा चुप हो गया। यूरियल की सांसें रुक गई। क्या? डेकुलिन ने शांत लहजे में दोहराया। हाँ, घर की बागडोर अब तुम्हारी। वो अविश्वास में उसे देखती है। तुम मजाक कर रहे हो। नहीं, वो कहता है अगर चाहो तो मैं इसकी कसम भी खा लूं। यूरियल की आंखों में झटका था। वो जानती थी कि ऐसा शपथ लेना मौत को बुलाना है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो बुदबुदाई। डेकुलिन बस मुस्कुराया। अगर तुम भरोसा नहीं करती तो कोई बात नहीं। आखिर में यूरियल ने कहा ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगर तुमने एक भी वादा तोड़ा तो इस बार मैं खुद तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो मुड़ी, दरवाजा बंद किया और तेज कदमों से बाहर चली गई, अपने भाई की एक और गलती को सुधारने के लिए। यूरियल के चले जाने के बाद डेकुलिन हल्की राहत की सांस लेता है। सिस्टम में उसे 2 पॉइंट्स मिलते हैं, एक मौत को रोकने के लिए। उसके चेहरे पर एक छोटा सा सुकून झलकता है, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गया हो। वो सोचता है अगर सब कुछ इसी रफ्तार से चलता रहा तो उसकी आजादी अब दूर नहीं। लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके पीछे से आती है, गनेसा। वो मुस्कुराते हुए कहती है तो सच में तुम बदल रहे हो डेकुलिन। उसका आना अचानक था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी, जैसे उसने अभी अभी कुछ ऐसा देखा हो जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। वो आगे बढ़ती है, हंसते हुए कहती है कि उसे खेद है बिना बुलाए आने का, पर जो उसने अभी देखा वो सोच भी नहीं सकती थी। डेकुलिन बस कंधे उचकाकर कहता है कुछ खास नहीं था। मेरी बहन मुझसे बेहतर हाउस हेड बनेगी। गनेसा फिर अचानक सच उजागर करती है। वो बताती है कि यूरियल उकलानी परिवार की असली ब्लड लाइन से नहीं है। ये सुनकर डेकुलिन जैसे जमसा जाता है। उसके चेहरे से सारे भाव गायब, क्योंकि ये बात ओरिजिनल गेम में कहीं नहीं। गनेसा आगे कहती है उस लड़की में उकलानी परिवार का एक बूंद खून भी नहीं है। डेकुलिन जानता था कि वो दोनों सीधे रिश्तेदार नहीं, और ये सुनना कि कोई ब्लड कनेक्शन ही नहीं, ये बात उसके अंदर कुछ तो हिला देती है। गणेशा मुस्कुरा कर याद दिलाती है तुम ही तो थे जिसने इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी। लेकिन डेकुलिन शांत स्वर में जवाब देता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी ठंडी प्रतिक्रिया सुनकर गणेशा थोड़ी हैरान होती है, पर अंत में सिर हिलाकर कहती है कि वो ये बात गुप्त रखेगी। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, वो एक और खबर छोड़ जाती है। 6 स्नेक हेड्स हरकत में आ चुके हैं।
वो बताती है कि ये लोग एक खतरनाक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और हर एक के सिर पर लाखों का बाउंटी लगा है। वो खिड़की से छलांग लगाने से पहले ठहरती है। डेकुलिन, वो लोग उस आइटम के पीछे हैं जो तुमने ऑक्शन में खरीदा था। सावधान रहना, तुमने हाल में अपने मैजिकल डिफेंस को बहुत नजरअंदाज किया है। और बस वो रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। पीछे छोड़ जाती है एक सफेद रुमाल जो हवा में हल्के से लहराता है। डेकुलिन देर तक वहीं खड़ा रहता है। सच सामने है पर उसका चेहरा वैसा ही शांत, क्योंकि असल में वो असली डेकुलिन तो है ही नहीं। और चाहे यूरियल खून से उसकी बहन हो या नहीं, उसके लिए वो हमेशा परिवार ही रहेगी। दूसरी तरफ डेंस जंगल में गणेश और उसके साथी कैंप फायर के पास बैठे हैं। आग की रोशनी में उनके चेहरे झिलमिला रहे हैं और बात चल रही है डेक्युलिन के बदले हुए रवैये की। एक साथी हंसकर कहता है, तुम्हें तो वैसे भी हैंडसम मर्दों के लिए हमेशा सॉफ्ट स्पॉट रहता है। गणेशा की भौहें चढ़ जाती हैं। अगर ज्यादा बोले तो टुकड़ों में काट दूंगी। सभी हंस पड़ते हैं। माहौल हल्का हो जाता है। तभी एक एडवेंचरर, जूलिया की रिश्तेदार, बोल उठती है, मुझे तो यकीन नहीं होता डेकुलिन अब इंसानों जैसा लगने लगा है। गणेशा ये मुस्कुराकर कहती है, वो सच में बदल गया। अब हमें उसके लिए कोई मैजिक स्लेव ढूंढने की जरूरत। फिर सबको आदेश देती है कि आज जो भी सुना वो किसी को न बताए। और फिर टेलीपोर्टेशन मैजिक सक्रिय होता है। एक चमकीली रोशनी आसमान में उठती है और पूरी टीम गायब हो जाती है। अगली सुबह इंपीरियल यूनिवर्सिटी के मैजिक टावर में डेकुलिन अपने सिस्टम में स्टोर ब्राउज कर रहा है। वो एक नया एट्रीब्यूट देखता है, लेवल 1, जो माना की आउटपुट और क्वालिटी दोनों बढ़ा सकता है, पर उसकी कीमत है 101 स्टोर करेंसी। उसके पास स्टोर एक्सेस तो है पर करेंसी नहीं। वो समझता है कि स्टोर सिर्फ विशेष करेंसी से स्किल्स खरीदने देता है जो हर लेवल पर सीमित होती है और हर बार कॉस्ट 2 गुनी बढ़ती जाती है। वो सोचता है कि ये मौका बर्बाद नहीं कर सकता। उसे अपने ट्रेनिंग में इंप्रूवमेंट चाहिए और उसके लिए बेहतर माना क्वालिटी जरूरी है। बस 4 और स्टोर करेंसी और वो ये स्किल खरीद सकता है। वो मन ही मन सोचता है किसी तरह जल्दी इसे हासिल करना होगा। तभी एलन कमरे में घुसता है, थोड़ा चिंतित चेहरा लिए। वो उसे विजार्ड जर्नल थमाता है। डेकुलिन पन्ने पलटता है और उसकी नजर एक नाम पर टिक जाती है, विजिट किलर लॉकहार्ट। वो आदमी हाल में इस इलाके के आसपास देखा गया। डेकुलिन तुरंत समझ जाता है ये कोई मामूली शख्स नहीं। कई मेज प्लेयर्स पहले ही इसका शिकार बन चुके हैं। और फिर भी उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आती, क्योंकि वो जानता है वो एक ऑर्डिनरी मेज नहीं है। वो सोचता है अगर विजिट किलर सच में पास है तो ये तो एक बेहतरीन मौका है कुछ स्टोर क्रेडिट्स कमाने का। उसकी आंखों में एक चमक सी उतर आती है, जैसे वो इस खतरे का सामना करने के लिए खुद उत्सुक हो। वो एलन की ओर मुड़ता है और शांत स्वर में कहता है, डरने की जरूरत नहीं, तुम लाइब्रेरी जाओ और वहां मेरा इंतजार करो। एलन सिर हिलाने ही वाला था कि अचानक डेकलेनिन कुछ ऐसा पूछ लेता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। क्या तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहोगे? एलन की आंखें फैल जाती। क्या? वो हैरान रह जाता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि डेकलेन, जो हमेशा उसकी कमजोरियों पर ताना कसता था, उसे खुद किसी पद के लिए रिकमेंड करेगा। वो घबरा कर सवाल पर सवाल करता जाता है, लेकिन डेकलेन बस एक शब्द कहता है, चुप रहो। वो अपनी जेब से एक चांदी का बैंगल निकालता है जिस पर यूकलाइन एम्बलम खुदा हुआ है और एलन के हाथ में रख देता है। एलन की आंखें चमक उठती हैं। थैंक यू सर। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी झलक रही थी। डेकलेन मन ही मन सोचता है कि एलन जैसा व्यक्ति जो बिना शिकायत हर छोटा बड़ा काम संभालता है, उसके लिए वाकई उपयोगी साबित होगा। बहुत से लोग उसके ठंडे व्यवहार से दूर चले गए, पर एलन रुका रहा, वफादार, शांत और भरोसेमंद। इसलिए वो उसे कुछ पैसे भी देता है। जाओ आज अच्छा खाना खा लो। एलन के चेहरे पर मुस्कान जम जाती है और डेकलेन बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है, स्टाफ ओनली लाइब्रेरी की ओर। उसका असली मकसद है लूना के रिसर्च पेपर्स पढ़ना जो प्योर एलिमेंट्स की क्रिएशन पर थे। लेकिन जैसे जैसे वो पन्ने पलटता है उसकी भौहें सिकुड़ती जाती हैं। गलती पर गलती, कैलकुलेशन में एरर्स, सिंबल्स उलटे। वो सिर हिलाता है और खुद उन्हें सुधारने लगता है। वो शेल्फ्स के बीच से गुजर रहा होता है कि उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर टिक जाती है, सिल्विया। वो वहां कैसे? ये तो स्टाफ ओनली सेक्शन है। 10 मिनट पहले सिल्विया एग्जीक्यूटिव रीडिंग रूम में पहुंची थी। वो असल में एक खास किताब ढूंढ रही थी, एक नॉवेल जो लिखी गई थी इथेनल लैंग्वेज में। वो भाषा जो सदियों पहले फेरीज के साथ विलुप्त हो चुकी थी। ये किताब इतनी रेयर थी कि उसे देखने के लिए उसने फैकल्टी ओनली परमिशन ले ली। लाइब्रेरियन पहले तो हिचकिचाया, पर प्रोफेसर रीलन ने खुद उसे अनुमति दे दी, यह कहकर कि सिल्विया इस साल की रुकी मेज है और सक्सेसर भी। लाइब्रेरियन के पास मना करने का कोई बहाना नहीं रहा। अब सिल्विया शेल्फ्स के बीच खड़ी थी, किताब पलटते हुए, पूरे ध्यान में। उसे पता भी नहीं चला कि डेकलेन उसके ठीक पीछे आ खड़ा हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रही हो सिल्विया? उसकी आवाज ठंडी थी और सीधी छेदती हुई। वो चौंक कर पीछे मुड़ती है। सर मैं बस। डेकलेन बीच में टोकता है, फिर से डिसिप्लिनरी कमेटी बुलवानी है क्या? सिल्विया के चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो याद करती है, लोग कहते हैं कि डेकलेन को लाइब्रेरियों से चिढ़ है, तो क्या वो सच में उसे सजा दिलवाने वाला है? वो जल्दी से बोलती है, मुझे प्रोफेसर रैलान ने अनुमति दी थी, मैं बस एक डॉक्यूमेंट ढूंढ रही थी। डेकलेन शांत चेहरा लिए सोचता है, दोनों ने नियम तोड़े हैं और उसके हिसाब से ये किसी सजा से कम नहीं होना चाहिए। वो उसके हाथ में पकड़ी किताब उठाता है और तुरंत पहचान जाता है, इथेनल नोवेल। वो पूछता है, क्या तुम सच में ये भाषा पढ़ सकती हो? सिल्विया थोड़ा असहज होकर कहती है, मुझे लिटरेचर और लैंग्वेजेस में दिलचस्पी है। डेकलेन बस सिर हिलाता है, जो करना है करो, लेकिन अगली बार किसी फैकल्टी से अनुमति लेना, अपने परिवार के इन्फ्लुएंस पर मत चलो। वो मुड़कर चला जाता है और सिल्विया वहीं खड़ी रह जाती है, होंठ भींचे हुए, भीतर से खौलती हुई। वो तो बस फेरीज की भाषा को समझना चाहती थी, लेकिन डेकलेन ने उसके ज्ञान पर सवाल उठा दिया।